मोनो एंड ओलिगोसैकेराइड्स आपको बताया, दो तरह के मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड बताया, दो तरह की शुगर्स होती हैं, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग वो शुगर वो होती हैं जिनके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स होते हैं और ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके कलर देती, कलर रिएक्शन आती है, ग्रीन ऑरेंज कलर आएगा। और जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके कलर नहीं देती, हालांकि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का कलर ब्लू होता है, तो ब्लू ही रहता, चेंज नहीं होता, कलर चेंज नहीं होगा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का। नॉन रिड्यूसिंग, उनके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होते। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो एक बार सवाल आया ऐसे कि शुगर में कौन से दो ग्रुप्स होते हैं, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल। कार्बोनिल और एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स कहलाते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या है वो? कार्बोनिल ग्रुप। और शुगर के अंदर कार्बोनिल ग्रुप्स भी होते हैं और OH भी होती हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होते हैं। तो एक बार सवाल आया कि दो ग्रुप्स जो शुगर में पाए जाते हैं, टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स जो शुगर के अंदर होते हैं, कौन कौन से दो ग्रुप्स होते हैं? टू ग्रुप्स प्रेजेंट इन शुगर। दो ग्रुप्स जो शुगर के अंदर होते हैं, एक तो कार्बोनिल है, जैसे ग्लूकोज में एल्डिहाइड होगा और फ्रक्टोज में कीटोन होता है। एल्डिहाइड एंड कीटोन को कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप्स। तो शुगर में कार्बोनिल ग्रुप के साथ साथ एक और ग्रुप होगा हाइड्रोक्सिल। जो ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हो ना, केमिस्ट्री में तुम पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल, तो ग्लूकोज के दो स्ट्रक्चर हैं, रिंग में वाला स्ट्रक्चर होता है और एक लीनियर। तो लीनियर स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी दिखेंगे। तो शुगर के अंदर दो ग्रुप्स कौन से रहते हैं? कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी पाए जाते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट अभी है वो है न्यूक्लियोटाइड। यहां से सवाल आने की संभावना ज्यादा बनी रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड एक छोटा वाला बायोमोलिक्यूल है या बड़ा वाला? ये एक छोटा वाला बायोमोलिक्यूल है, माइक्रोमोलिक्यूल है। छोटे वाले में आपने अभी दो पढ़े, तीन पढ़ लिए, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, मोनो एंड ओलिगोसैकेराइड, मोनो एंड। अब चौथा आ गया न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड भी एक बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल है। ये फिल्टरेट में मिलेगा, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलेगा, मॉलिक्यूलर वेट 1000 से कम होगा, 1000 से कम होगा। ये पहचान है छोटे वाले बायोमोलिक्यूल की। चलो न्यूक्लियोटाइड से शुरू करते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए आरएनए पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, यानी ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके डीएनए और आरएनए बनाते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड के मिलने से डीएनए बनता है और आरएनए भी बनता है। तो डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स हैं। डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल भी होते हैं। ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। एक न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? एक न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं। एक पेंटोज शुगर होती है, 5 कार्बन वाली शुगर, ये बनी है। एक पेंटोज शुगर है, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाली शुगर है। इस रिंग को फ्यूरान या फ्यूरानोज रिंग कहते हैं। ये रिंग क्या कहलाती है? 5 कार्बन वाली रिंग। इस रिंग को कहते हैं फ्यूरान या फ्यूरानोज रिंग कहते हैं। ग्लूकोज में 6 कार्बन वाली रिंग होती है, वो पायरान या पायरानोज है, पायरान या पायरानोज है। तो एक न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें हैं, पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है और फॉस्फेट है। अगर फॉस्फेट को हटा दे तो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। फॉस्फेट को हटा दे तो क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड हो गया। तो एक
एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें, पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर, C5 नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस में तुमने सुना होगा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल। एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन्स होते हैं और साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल पायरेमिडीन्स होते हैं। और एक फॉस्फेट होता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। ये फॉस्फेट आता है फॉस्फोरिक एसिड से। ये फॉस्फेट आता है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड से आता है। ये भी ध्यान रखना। अब इसका काम है, तो पेंटोज शुगर देखो पहले, पेंटोज शुगर कौन सी रिंग है? ये फ्यूरान या फ्यूरानोज रिंग, फ्यूरान या फ्यूरानोज रिंग है। 5 कार्बन वाली रिंग, C5, पहली कार्बन, दूसरी कार्बन, तीसरी, चौथी और 5वीं। अब इधर आ जाओ, ये आरएनए की शुगर है, बीटा डी राइबोज शुगर है, और ये डीएनए की शुगर है, बीटा डी डीऑक्सी राइबोज। ये आरएनए में होती है बीटा डी राइबोज शुगर और डीएनए में होती है बीटा डी डीऑक्सी राइबोज शुगर। दोनों में सिर्फ एक अंतर है बस। दोनों में अगर एक अंतर है वो चेक करो जरा। ये जो सेकंड कार्बन है जरा चेक करना। ये पहली हो गई कार्बन, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड, ये 4 और ये 5। जो सेकंड कार्बन है वहां पर OH की जगह पर H है, तो यहां पर डीएनए की शुगर में एक O कम है। आरएनए O5 है और डीएनए O4 है। एक ऑक्सीजन कम है। कितने कार्बन है जरा काउंट करो। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, C5 हो गया। H देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H10 है और O5 है 1 2 3 4 5। तो आरएनए की शुगर है बीटा डी राइबोज शुगर, C5H10O5। डीएनए में सेकंड कार्बन पर OH की जगह पर H है, तो C5H10O4, एक O कम हो गया। आरएनए की शुगर की सेकंड कार्बन पर जो OH ग्रुप होता है, ये एक हाईली रिएक्टिव ग्रुप है। इस रिएक्टिव ग्रुप की वजह से आरएनए एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। आरएनए एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि सेकंड कार्बन पर इसके पास एक हाईली रिएक्टिव ग्रुप है और इस हाईली रिएक्टिव ग्रुप का नाम है OH ग्रुप। इस OH ग्रुप की वजह से आरएनए ज्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव मतलब अनस्टेबल है। तो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ज्यादातर जीवों में डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है? क्योंकि आरएनए की शुगर की सेकंड कार्बन पर जो OH ग्रुप है वो आरएनए को हाईली रिएक्टिव बनाता है और अनस्टेबल बना देता है। डीएनए में ऐसा है नहीं, H है। तो हो गया। पेंटोज शुगर का मतलब क्या हो गया? कितने कार्बन वाली है? 5 कार्बन वाली। डीएनए हैज H इन प्लेस ऑफ OH एट C2। कार्बन नंबर 2 पर डीएनए के पास H है, OH की जगह क्या है? H है। डीएनए की शुगर में सेकेंड कार्बन पर OH की जगह H होता है, यही अंतर है। तो क्या डीएनए और आरएनए की शुगर सेम है? कहोगे नहीं, डीएनए और आरएनए की शुगर अलग अलग है। दूसरा आता है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस दो तरह के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में आते हैं एडेनिन ग्वानिन और पिरिमिडिन में आते हैं साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है और डीएनए में थाइमीन है। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन, ये 4 होते हैं। आरएनए में थाइमीन की जगह पर क्या होता है? तो डीएनए में क्या क्या है? एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन और थाइमीन। आरएनए में क्या है? आरएनए में एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और यूरेसिल। आरएनए में थाइमीन की जगह पर यूरेसिल है। थाइमीन और यूरेसिल में ज्यादा अंतर नहीं होता। थाइमीन इज 5 मिथाइलेटेड यूरेसिल। थाइमीन इज 5 मिथाइलेटेड यूरेसिल। यूरेसिल की 5वीं कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप को लगा दो। यूरेसिल की 5वीं कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दो
तो थाइमीन बन जाता है। तो थाइमीन और यूरेसिल में एक मिथाइल ग्रुप का अंतर है बस। तो डीएनए में थाइमीन है, आरएनए में यूरेसिल है। यूरेसिल की 5वीं कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप को चिपका दो तो थाइमीन बन जाता है। थाइमीन इज 5 मिथाइलेटेड यूरेसिल। गाइड में मिलेंगे सवाल, केमिस्ट्री में मिल जाएंगे तुम्हें, हो सकता है केमिस्ट्री की तरफ वाले में, बायोमॉलिक्यूल। तो प्यूरिन और पिरिमिडिन हो गया, एडनिन ग्वानिन प्यूरिन है, साइटोसिन थाइमीन यूरेसिल पायरिमिडीन है। हर एक प्यूरिन में देखोगे 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स होती हैं। प्यूरिन के अंदर होती हैं 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स। प्यूरिन के अंदर होंगी 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग, इसमें बना नहीं। और पिरिमिडीन में होंगी सिंगल हेट्रोसाइक्लिक रिंग। प्यूरिन में कितनी हैं? 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग। इधर आओ, ये एडेनिन एक प्यूरिन है। एडेनिन क्या है? एडेनिन एक प्यूरिन है, इसमें 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। अगर इसको गौर करो, इधर देखो, प्यूरिन के अंदर 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती हैं। प्यूरिन के अंदर तो होती हैं 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग, एक ये हो गई और एक ये हो गई। ये वाली जो रिंग है ये इमिडाजोल रिंग है। ये रिंग कहलाती छोटी वाली इमिडाजोल रिंग, और बड़ी वाली पिरिमिडीन रिंग जैसी होती है। ये पिरिमिडीन के रिंग जैसी होती है। तो प्यूरिन के पास एक पिरिमिडीन रिंग है और एक इमिडाजोल रिंग है। प्यूरिन के पास 2 रिंग्स होती हैं, एक पिरिमिडीन के जैसी और एक इमिडाजोल। सवाल इमिडाजोल तक है, बना है डायग्राम में, हक है पूरा पूछने का उसको। और जबकि पिरिमिडीन में अगर देखोगे तुम, यूरेसिल एक पिरिमिडीन है, इसमें केवल एक ही रिंग है, सिंगल हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। यूरेसिल सिंगल हेट्रोसाइक्लिक रिंग, पिरिमिडीन। तो प्यूरिन में कितनी रिंग्स होती हैं? एडनिन और ग्वानिन में। एडनिन ग्वानिन को कैसे पहचानोगे? 2 रिंग्स नजर आएंगी, 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स हैं। और पिरिमिडीन में कितनी होती हैं? साइटोसिन थाइमीन और यूरेसिल में सिंगल हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगी। कितनी? सिंगल हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगी। तो प्यूरिन्स के अंदर 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स होती हैं, जिसमें से एक पिरिमिडीन जैसी होती है और दूसरी इमिडाजोल है। जबकि पिरिमिडीन में, प्यूरिन में 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग, एक इमिडाजोल और एक पिरिमिडीन जैसी। पिरिमिडीन में सिंगल हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। अब आ गया शुगर। ये नाइट्रोजनस बेसेस शुगर से चिपके रहते हैं। ये 5 कार्बन वाली शुगर हो गई, 1 2 3 4 और 5। ये है शुगर, पेंटोज शुगर। ये नाइट्रोजनस बेस इस शुगर से चिपके रहते हैं। नाइट्रोजनस बेस इस शुगर से चिपकते हैं C1 से। नाइट्रोजनस बेसेस शुगर की कौन सी कार्बन से चिपकते हैं? कार्बन नंबर 1। और चिपकते हैं N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए। कौन से बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अरे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स तो कार्बोहाइड्रेट में होते हैं, यहां पर भी होता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो मोनोसेक्राइड के बीच में होते हैं। जब मोनोसेक्राइड जुड़ते हैं तो उनके बीच में भी कौन से बॉन्ड होते हैं? शुगर्स के अंदर होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, लेकिन यहां पर भी है। तो नाइट्रोजनस बेस शुगर की पहली कार्बन से चिपकता है N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए। अगर ये प्यूरिन है, अगर ये प्यूरिन है तो उसका N9 शुगर के C1 से चिपकेगा। और अगर ये पिरिमिडीन है, अगर ये पिरिमिडीन है तो उसका N1 शुगर के C1 से चिपकेगा। अब इसमें तय कर लेना, नंबरिंग मैं नहीं कर पाऊंगा, तुम देख लेना। अगर मान लो ये 9 है तो ये यहां से चिपकेगा, ये नाइट्रोजनस बेस शुगर से यहां से चिपकेगा। ये मान लो N1 है तो यहां से चिपकेगा, नंबरिंग चेक कर लेना। तो अगर ये प्यूरिन है तो इसका N9 शुगर के C1 से चिपकेगा N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए। अगर ये पिरिमिडीन है तो इसका N1 शुगर के C1 से चिपकेगा, कार्बन नंबर 1 से, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए। क्लियर है? बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ी चीजें थोड़ा बताएंगे, क्योंकि तुम्हें बायोमॉलिक्यूल में एक्सपर्ट बनाना है। तो अगर ये नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन है तो प्यूरिन का N9 कोई भी होगा, इसमें ये हो सकता है N9, ये चेक कर लेना। प्यूरिन का N9 शुगर के C1 से चिपकेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए।
अगर ये पिरिमिडीन है, ये नीचे वाला एक ही रिंग है, तो इसका N1 शुगर के C1 से चिपकेगा N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए। अब ये हो गया शुगर और नाइट्रोजनस बेस, इसको मिला के न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। तो समझ में आया? तो नाइट्रोजनस बेसेस दो तरह के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन है, साइटोसिन थाइमिन और थाइमिन और यूरेसिल ये पिरिमिडिन है। आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होता है। यूरेसिल के 5वें कार्बन पे मिथाइल ग्रुप को चिपका दो तो थाइमिन बन जाता है यूरेसिल। थाइमिन इज 5 मिथाइलेटेड यूरेसिल। नाइट्रोजनस बेसेस शुगर की कौन सी कार्बन से चिपकते हैं? 1। कौन से बॉन्ड के जरिए? ग्लाइकोसिडिक। अगर ये प्यूरिन है तो उसका N9 और अगर ये पिरिमिडीन है तो उसका N1। शुगर के कार्बन नंबर 1 यानी C1 से चिपकेगा N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए। अब दो चीजें चिपक गई, शुगर हो गया नाइट्रोजनस बेस तो बन गया न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के नाम भी अलग अलग होते हैं। अगर यहां पर एडेनिन है, अगर यहां एडेनिन है तो एडेनिन का न्यूक्लियोसाइड कहलाता है एडिनोसिन। एडेनिन का न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन, ग्वानिन का न्यूक्लियोसाइड ग्वानोसिन, साइटोसिन का न्यूक्लियोसाइड साइटिडीन, थाइमिन का न्यूक्लियोसाइड थाइमिडीन, यूरेसिल का न्यूक्लियोसाइड यूरिडीन। न्यूक्लियोसाइड के नाम अलग अलग होते हैं। तो जब नाइट्रोजनस बेस शुगर से चिपक जाता है तो बन जाता है न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड के नाम तो अलग अलग होते हैं। यहां पर तुमको क्या दिख रहा है? ये तो एडेनिन है, एडेनिन एक प्यूरिन है। कैसे पहचान लिया? 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स है, ये एक प्यूरिन है और कौन सा प्यूरिन है? एडेनिन है। तो ये दोनों याद जरूर कर लेना मेरे कहने से, जैसे सामने जितना लिखा है। अब ये एडेनिन आकर के शुगर से चिपक गया। शुगर की कौन सी कार्बन से चिपका है? पहली कार्बन से चिपका है। कौन से बॉन्ड के जरिए? N ग्लाइकोसिडिक। ये पहली कार्बन से चिपका है N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए। N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसके जरिए पहली शुगर से चिपका। अब बन गया ये न्यूक्लियोसाइड। क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड। एडेनिन का न्यूक्लियोसाइड क्या कहलाता है? एडिनोसिन। यूरेसिल का न्यूक्लियोसाइड क्या कहलाता? यूरेसिल का न्यूक्लियोसाइड क्या कहलाता? यूरिडीन। तो न्यूक्लियोसाइड के नाम बदल जाते हैं। एडेनिन का न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन, यूरासिल का न्यूक्लियोसाइड यूरिडीन कहलाता है। अब नेक्स्ट आता है ग्वानिन का न्यूक्लियोसाइड ग्वानोसिन, थाइमिन का न्यूक्लियोसाइड थाइमिडीन, साइटोसिन का न्यूक्लियोसाइड साइटिडीन, यूरेसिल का न्यूक्लियोसाइड यूरिडीन। इनके नाम हो गए। फॉस्फेट 5वीं कार्बन से चिपकता है। फॉस्फेट आगे चिपका कौन सी कार्बन से? 5वीं कार्बन से। तो ये हो गया शुगर। शुगर की पहली कार्बन से कौन चिपका आकर के? नाइट्रोजनस बेस। कौन सा बॉन्ड है? N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये 5वीं कार्बन से कौन चिपक रहा है? फॉस्फेट। फॉस्फेट चिपकता है शुगर की 5वीं कार्बन से फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। फॉस्फो डाइस्टर नहीं है, ये एक बॉन्ड है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो फॉस्फेट चिपकता है शुगर की 5वीं कार्बन से। अब ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में तीनों चीजें आ गई। शुगर हो गया नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। शुगर कौन? नाइट्रोजनस बेस। शुगर हो गया नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेस शुगर की कौन सी कार्बन से चिपका है? 1। और फॉस्फेट 5वीं कार्बन से चिपका है। ये फॉस्फेट आता है फॉस्फोरिक एसिड से। तो न्यूक्लियोटाइड के नाम के आगे एसिड लगा होता है। जब किसी न्यूक्लियोटाइड का नाम लिखते हैं तो एसिड आता है। जैसे एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड क्या लिखा है? एडिनाइलिक एसिड है। क्या है ये न्यूक्लियोटाइड क्यों है? पहले चेक करो। अरे नाइट्रोजनस बेस तो चिपका हुआ है, शुगर भी है, नाइट्रोजनस बेस भी है और फॉस्फेट भी तो है। शुगर भी है, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट तीनों है, तो ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। ये एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड क्या कहलाता है? एडिनाइलिक एसिड। एसिड शब्द क्यों आया?
क्योंकि फॉस्फेट कहां से आया था? फॉस्फेट तो फॉस्फोरिक एसिड से आया था, तो न्यूक्लियोटाइड के नाम के आगे एसिड लगा होता है। एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड एडिनाइलिक एसिड, ग्वानिन का न्यूक्लियोटाइड गुआनाइलिक एसिड, साइटोसिन का न्यूक्लियोटाइड साइटिडाइलिक एसिड, थाइमीन का न्यूक्लियोटाइड थाइमिडाइलिक एसिड, यूरासिल का न्यूक्लियोटाइड यूरिडाइलिक एसिड। नाइट्रोजनस बेस, each purine has 2 heterocyclic rings and each pyrimidine has single heterocyclic ring. Nitrogenous bases are attached to the C1 of sugar. नाइट्रोजनस बेसेस शुगर की पहली कार्बन से चिपकते हैं बाई एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के नाम क्या क्या है? एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन, थाइमिडीन, यूरिडीन। एडेनिन का न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन, ग्वानिन का ग्वानोसिन, साइटोसिन का साइटिडीन, थाइमीन का थाइमिडीन, यूरासिल का यूरिडीन कहलाता है। 2025 में आया भी एडिनोसिन। फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट मिलके क्या बना देंगे? न्यूक्लियोटाइड बना देंगे। तीनों मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। न्यूक्लियोटाइड के नाम अलग अलग हैं। एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड एडिनाइलिक एसिड, ग्वानिन का न्यूक्लियोटाइड ग्वानाइलिक एसिड, साइटोसिन का न्यूक्लियोटाइड साइटिडाइलिक एसिड, थाइमीन का न्यूक्लियोटाइड थाइमिडाइलिक एसिड, यूरासिल का न्यूक्लियोटाइड यूरिडाइलिक एसिड। ये सब न्यूक्लियोटाइड हो गए। नाम याद कर लेना। एसिड शब्द क्यों लगा है? क्योंकि फॉस्फेट कहां से आया? फॉस्फोरिक एसिड से आया। फॉस्फेट इज अटैच टू द 5th कार्बन ऑफ शुगर। फॉस्फेट शुगर की 5वीं कार्बन से चिपकता है। देख लो, नाइट्रोजनस बेस पहली कार्बन से, नाइट्रोजनस बेस पहली कार्बन से, फॉस्फेट कौन सा बॉन्ड? इधर बॉन्ड बताओ, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और इधर फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो। बस छोटे वाले तो हो गए, सारे 4 हो गए। छोटे वाले बायोमोलिक्यूल्स जो लिपिड को छोड़ करके सारे फिल्ट्रेट में मिलेंगे और सभी का मॉलिक्यूलर वेट 1000 से कम होगा। इसमें आपने पढ़ लिए अमाइनो एसिड, लिपिड्स, मोनो और ओलिगोसैकेराइड और लास्ट न्यूक्लियोटाइड। ये 4 हो गए। अब बड़े वाले पे आते हैं। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े वाले बायोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन आर बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। ये मिलेंगे एसिड इनसॉल्युबल में, ये रिटेंटेड के अंदर मिलेंगे। कल हमने बताया था आपको इन सभी का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा होगा। रिटेंटेड में लिपिड को छोड़ के, किसको छोड़ के? लिपिड को छोड़कर सभी का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा है। इनमें आप पढ़ेंगे 4 प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड और एंजाइम्स। तो प्रोटीन पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे और एंजाइम। एक सेल के अंदर कितना प्रोटीन है? 10 से 15%। कितना न्यूक्लिक एसिड है? डीएनए आरएनए 5 से 7%। पॉलीसैकेराइड यानी शुगर 3% है। शुगर कितनी है? 3%। और लिपिड चाहिए होते हैं 2%। लिखा नहीं है, एनसीईआरटी ने लिखा लिपिड 2%। तो हमारे खाने में सबसे कम चर्बी चाहिए, लिपिड चाहिए। सबसे ज्यादा वही खाते हैं हम लोग। खाने में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? प्रोटीन। क्या चाहिए? प्रोटीन। इसलिए कभी भी, जैसे तुम चावल खाने के आदी हो, चावल में उतनी प्रोटीन नहीं होती, बहुत कम होती है। रोटी में तो फिर भी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन चावल में कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन बहुत कम है। तो अगर कहीं चावल खाने का मन है तो सब्जी ढेर सारी डाल लो उसमें, पनीर, सोयाबीन ढेर सारा डाल लो, मुर्गा, बकरा ढेर सारा डाल लो, चावल कम रखो। प्रोटीन बॉडी के लिए जरूरी है सबसे ज्यादा, क्योंकि प्रोटीन से बनता है प्रोटोप्लाज्म, और ये प्रोटोप्लाज्म नई कोशिकाओं के लिए जरूरी है। तो जब हमारे शरीर में नई नई कोशिकाएं बनेंगी, सेल्स बनेंगी, शरीर की ग्रोथ हो रही है, डोला शोला बन रहा है, बॉडी बिल्डिंग हो रही है, तो नई सेल्स चाहिए होंगी, और नई सेल्स के लिए प्रोटोप्लाज्म चाहिए होगा। तो प्रोटोप्लाज्म कौन बनाएगा? प्रोटीन। कौन बनाएगा? प्रोटीन। हमारी बॉडी में इकट्ठा थोड़ी ना होती, ये नई कोशिकाओं के लिए प्रोटोप्लाज्म बनाती है। तो नई कोशिकाएं बनेंगी, शरीर की ग्रोथ होगी, बॉडी बनेगी, तो बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन अपनी डाइट में ज्यादा रखना।
जैसे तुम रोटी भी खाते हो तो रोटी खाओ, लेकिन सब्जी में सेम वगैरह, उसमें प्रोटीन बहुत होता है। मटर है, आजकल आइए खूब प्रोटीन है, मटर है, सेम है, छोला है, राजमा है, इन सब में ढेर सारा प्रोटीन होता है। तो ये तुम खा सकते। जितनी दालें हैं डाइट में, अगर शाकाहारी तो निश्चित रूप से एक दाल जरूर खाओ। मैं एक दाल रोज जरूर खाता हूं, निश्चित है एक दाल जरूर होती है। मैं दोपहर में हमेशा एक दाल जरूर खाता हूं, ये 100% है। तो दाल जरूर खाओ। अगर तुम मुर्गा उर्गा खाते हो तो मुर्गा खाओ, लेकिन इंजेक्शन वाला सब मुर्गा आ रहा, सब दाल अच्छा है। चलो हम लोग शुरू करते हैं बड़े वाले बायोमोलिक्यूल्स। सबसे पहले प्रोटीन्स को पकड़ते हैं, हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स को हम लोग कहते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। तो प्रोटीन का दूसरा नाम है पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन कहो, पॉलीपेप्टाइड करो, कहो, बात एक ही है। प्रोटीन्स कैसी होती हैं जरा देखो। लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड लाइन से जुड़े आते हैं। एक प्रोटीन के अंदर ढेर सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं और ये लाइन से जुड़ जाते हैं कौन से बॉन्ड के जरिए? ये लाइन से जुड़ जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए। पेप्टाइड बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, काफी मजबूत बॉन्ड्स होते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए एटीपी ऊर्जा भी खर्च होती है। तो दे आर लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन में लाइन से अमाइनो एसिड जुड़े रहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए। पेप्टाइड बॉन्ड के लिए दो खास बातें, कोवेलेंट बॉन्ड है, मजबूत है, और दे रिक्वायर एनर्जी। ये आगे बताऊंगा 12th में। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए एटीपी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। आगे पढ़ोगे। ईच प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। हर एक प्रोटीन अमाइनो एसिड का पॉलीमर है। ढेर सारे अमाइनो एसिड जुड़ करके प्रोटीन को बनाते हैं। ढेर सारे अमाइनो एसिड जुड़ करके प्रोटीन को बनाते हैं। प्रोटीन हमेशा हेट्रोपॉलीमर है, कभी भी होमोपॉलीमर नहीं है। कोई भी दुनिया की ऐसी प्रोटीन तुमको नहीं मिलेगी जिसमें केवल एक ही प्रकार का अमाइनो एसिड हो, ग्लाइसिन 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 ग्लाइसिन, ऐसी कोई प्रोटीन नहीं होती। हर एक प्रोटीन के अंदर तरह तरह के अमाइनो एसिड होते हैं। तो प्रोटीन्स आर इसेंशियली हेट्रोपॉलीमर। निश्चित रूप से सारे प्रोटीन जो तरह तरह के अमाइनो एसिड से बने हैं, सारे के सारे हेट्रोपॉलीमर है। दुनिया की कोई भी ऐसी प्रोटीन नहीं मिलती जिसमें सारे अमाइनो एसिड एक जैसे हो, होमोपॉलीमर नहीं होते। हमारे शरीर को 20 तरह के अमाइनो एसिड की जरूरत पड़ती है। इसमें एलानिन हो गया, सिस्टीन हो गया, प्रोलीन हो गया, ट्रिप्टोफान, लाइसिन, दैट पार्टिसिपेट इन आवर प्रोटीन सिंथेसिस। हमारे शरीर को 20 प्रकार के अमाइनो एसिड की जरूरत है। इन 20 प्रकार के अमाइनो एसिड से शरीर की सारी प्रोटीन तैयार हो जाती हैं। तो हमारे शरीर को 20 तरह के अमाइनो एसिड चाहिए, जिसमें 10 तो हमारा शरीर बना लेता है और 10 हम लोग भोजन से लेते हैं, बाहर से लेते हैं। जो हमारा शरीर बना लेता वो गैर जरूरी है, वो नॉन इसेंशियल है, और जिनको हमें भोजन से लेते हैं वो इसेंशियल है। वो क्या है? यानी भोजन में इनका होना जरूरी है। तो यहां पर कुछ हम 20 में से दे रखे, 1 2 3 4 5, 5 याद कर लेना, एनसीईआरटी के हैं। 20 में से 5 दे रखे हैं, एलानिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफान और लाइसिन, ये दे रखे हैं। प्रोटीन्स आर मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा विविधता प्रोटीन में ही होती है। दुनिया में जितने तरह की विविध प्रकार की प्रोटीन मिलेगी, उतने विविध प्रकार के ना कार्बोहाइड्रेट होते, ना उतने विविध प्रकार के फैट होते। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रकार की प्रोटीन मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? क्योंकि प्रोटीन बनती है अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड का तुम जरा सा भी सीक्वेंस बदल दोगे, एक नई प्रोटीन तैयार हो जाती है। प्रोटीन में जो डाइवर्सिटी है वो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के कारण होती है। अ माइनर चेंज इन द सीक्वेंस कैन फॉर्म अनदर प्रोटीन। अमाइनो एसिड का सीक्वेंस जरा सा बदल दो, एक नई प्रोटीन तैयार हो जाती है। तो दुनिया के सबसे डाइवर्स मॉलिक्यूल, एनसीईआरटी का पॉइंट नहीं है, ये हमने अलग से दिया, याद कर लेना। सबसे ज्यादा डाइवर्स मॉलिक्यूल दुनिया के कौन है? इतने तरह के प्रोटीन मिलेंगे, प्रोटीन में विविधता बहुत है। अमाइनो एसिड का क्रम जरा सा भी बदल दोगे, एक नई प्रोटीन तैयार हो जाती है। अमाइनो एसिड कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन इज न्यूट्रिशनली इंपॉर्टेंट। तुम्हारी प्रोटीन के अंदर कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं, ये पोषण के लिहाज से महत्वपूर्ण होता है। पता लगा तुम गेहूं लगातार खा रहे हो, गेहूं की प्रोटीन में होती है, गेहूं में ग्लूटेनिन प्रोटीन होती है। ग्लूटेन या ग्लूटेनिन प्रोटीन होती है गेहूं के अंदर, बीच में, लेकिन उसमें लाइसिन नहीं होता। लाइसिन जरूरी है 20 के 20 जरूरी है अमाइनो एसिड,
उसमें लाइसिन भी है, लाइसिन उधर लिखा भी है। तो लाइसिन नहीं होता, अगर लगातार तुम गेहूं खाओगे तो लाइसिन की कमी हो जाएगी। किसकी कमी हो जाएगी? इसीलिए कहा गया है अपने भोजन में प्रोटीन बदल बदल के खाओ। कभी मुर्गा खा लो, कभी सोयाबीन खा लो, कभी दाल खा लो, कभी सेम खा लो, कभी बकरा खा लो, बदल बदल के खाओ, कभी पनीर खा लो। तो जब बदल बदल के प्रोटीन खाओगे तो सारे अमाइनो एसिड्स प्रचुर मात्रा में शरीर में पहुंच जाएंगे, तुम्हारा बढ़िया बढ़िया से शरीर डेवलप करेगा। तो अमाइनो एसिड कौन कौन से प्रोटीन के अंदर है, यह पोषण के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मान लो कोई ऐसी प्रोटीन खा रहे हो जिसमें लाइसिन है ही नहीं, तो लाइसिन की कमी नहीं हो जाएगी। तो पोषण के लिहाज से अमाइनो एसिड का कॉम्पोजिशन महत्वपूर्ण होता है। प्रोटीन के अंदर कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं, ये पोषण के लिहाज से महत्वपूर्ण है न्यूट्रिशन के हिसाब से। सर्टेन अमाइनो एसिड्स आर इसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। कुछ अमाइनो एसिड हमारी सेहत के लिए जरूरी है, एंड दे हैव टू बी सप्लाइड थ्रू द डाइट। ये हमारा शरीर बना नहीं पाता, तो डाइट यानी भोजन में होना जरूरी है। डाइट कहते हैं फूड यानी भोजन। तो कुछ अमाइनो एसिड जरूरी होते हैं हमारी सेहत के लिए, और इनको भोजन में हमारी डाइट में होना जरूरी है। डाइटरी प्रोटीन आर सोर्स ऑफ इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। डाइटरी प्रोटीन मतलब हमारा भोजन, भोजन में जो प्रोटीन है वो डाइटरी प्रोटीन है, उसके अंदर हमको इसेंशियल अमाइनो एसिड मिलते हैं। अरे जो 20 अमाइनो एसिड हमारे शरीर को जरूरत है, 10 तो बॉडी में ही बन जाते हैं, वो नॉन इसेंशियल हैं। 10 हम भोजन या डाइट से लेते हैं, वो इसेंशियल कहलाते हैं। तो इसीलिए भोजन में प्रोटीन को बदल बदल के लेना चाहिए, ताकि सारे अमाइनो एसिड 20 10 के 10 सब मिल जाए प्रचुर मात्रा में। 10 तो हमारा शरीर बना ही रहता है। तो अमाइनो एसिड दो तरह के होते हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। 10 इसेंशियल है और 10 नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। नॉन इसेंशियल वाले हमारी बॉडी में बन जाते हैं। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर ऑब्टेन थ्रू आवर डाइट और फूड। इसेंशियल अमाइनो एसिड हम लोग अपने डाइट भोजन से लेते हैं। तो भोजन में 10 होना जरूरी है। 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड का होना जरूरी है। 10 यहां दे रखे हैं। कौन कौन से इसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, एनसीईआरटी ने नहीं दिया, हमने चार्ट दिया, याद कर लेना, आते हैं। 10 अमाइनो एसिड यहां दिए हैं। आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान, वेलिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान, वेलिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। इसमें वो नहीं है तो तुम्हारा सोचो सिंपलेस्ट वाला, ग्लाइसिन नहीं है। तो ग्लाइसिन बॉडी में बन जाता होगा, ये हमारे बॉडी में नहीं बन पाते, इनको हम लोग भोजन से लेते हैं। अपनी डाइट में होना जरूरी है। तो तुम्हारे भोजन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होना चाहिए, और तरह तरह की प्रोटीन अलग अलग बदल बदल के खाओ, तो सारे अमाइनो एसिड शरीर को मिल जाएंगे। सारे अमाइनो एसिड प्रचुर मात्रा में शरीर में पहुंच जाएंगे। प्रोटीन्स कैरी आउट मेनी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत सारे काम करती हैं। सम प्रोटीन ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। हमारी सेल मेम्ब्रेन पर होती है कैरियर प्रोटीन, जो न्यूट्रिएंट्स को सेल के अंदर और बाहर ले जाती हैं। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बताया था कैरियर प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पे बहुत सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करती हैं, सेल के अंदर ले जाती है। सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाली प्रोटीन ये ट्रांसपोर्ट करती है न्यूट्रिएंट्स का, चीजों को अंदर बाहर ले जाती हैं सेल के। सम फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। कुछ प्रोटीन इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स यानी एंटीजन से लड़ती हैं, वो हो गई एंटीबॉडी। क्या हो गई? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एंटीजन से लड़ती हैं, लिखा है एंटीबॉडी फाइट्स इन्फेक्शियस एजेंट्स। एंटीबॉडी किससे लड़ती हैं? फाइट इन्फेक्शियस एजेंट्स। कुछ प्रोटीन क्या करती हैं? सम आर हार्मोन्स। कुछ प्रोटीन हार्मोन्स के रूप में, जैसे इंसुलिन, और कुछ प्रोटीन एंजाइम के फॉर्म में होती हैं। कुछ एंजाइम के फॉर्म में है, जैसे ट्रिप्सिन। तो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में तरह तरह के कार्य करती हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है वो ट्रांसपोर्ट या कैरियर प्रोटीन है। जो कुछ प्रोटीन जो बैक्टीरिया वगैरह या एंटीजन से लड़ती हैं,
वो एंटीबॉडी है, हार्मोन के रूप में है इंसुलिन, कुछ प्रोटीन एंजाइम्स के रूप में होती है जैसे ट्रिप्सिन। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। एनिमल्स के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी है? हमारी बॉडी में कोलेजन सबसे ज्यादा है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा कौन है? एंड रुबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज यानी रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर। इस संपूर्ण जीव जगत में सबसे ज्यादा प्रोटीन रुबिस्को है। एनिमल में सबसे ज्यादा कोलेजन है। क्या है? कोलेजन है। ये आ चुके हैं दोनों सवाल। प्रोटीन के फंक्शंस क्या क्या है? कोलेजन बनाती है इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस, दो सेल के बीच में होती है। इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाती है कोलेजन। कोलेजन की वजह से हमारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ती हैं, हम बूढ़े होते हैं। टीलोमियर्स का भी रोल होता है, कोलेजन का भी रोल होता है हमको बूढ़ा करने में। तो कोलेजन इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाती है, दो सेल के बीच में होती है, ग्राउंड सब्सटेंस बनाती है, ट्रिप्सिन एंजाइम के रूप में होती है, इंसुलिन हार्मोन के रूप में पाए जाने वाली प्रोटीन है, एंटीबॉडी इंफेक्शन से लड़ती है, फाइट इंफेक्शियस एजेंट, और रिसेप्टर प्रोटीन होती है। हमारी नाक के अंदर रिसेप्टर प्रोटीन होती है सूंघने के लिए, हमारे जबान पे होती है, जीभ के ऊपर स्वाद के लिए रिसेप्टर प्रोटीन होती है। और हार्मोन बिना रिसेप्टर प्रोटीन के तो काम ही नहीं करते, हार्मोन को रिसेप्टर चाहिए। टाइप 2 डायबिटीज में रिसेप्टर ही तो खराब हो गए। हार्मोन तो बन रहा है इंसुलिन, लेकिन इंसुलिन काम तभी करेगा जब रिसेप्टर प्रोटीन से चिपकेगा। रिसेप्टर प्रोटीन से चिपकना हार्मोन का जरूरी है, तो हार्मोन के लिए भी चाहिए रिसेप्टर प्रोटीन। ये सब हम आगे सिखाएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो सेंसरी रिसेप्शन के लिए होती हैं, यानी रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं सूंघने के लिए, स्वाद के लिए, और हार्मोन के लिए भी चाहिए रिसेप्टर प्रोटीन। अब जरा देखो GLUT4, ये दो बार आया है। GLUT4 एक ऐसी प्रोटीन है जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करती है, ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाती है। इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। ये ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाती है GLUT4। तो 4 नंबर भी ध्यान रखना, ऐसे याद है GLUT 1 2 3 4, तो 4 वाली है। GLUT4 क्या करती है? ये प्रोटीन है जो हमारी जो सेल के अंदर ग्लूकोज को पहुंचाने का काम करती है। इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। ये तो प्रोटीन के बारे में इतना दिया, थोड़ा सा प्रोटीन और आगे है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर आगे दे रखा है, थोड़ा प्रोटीन आगे पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट आते हैं, दूसरा बड़ा वाला बायोमॉलिक्यूल, वो है पॉलीसेकेराइड। बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिल करके पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। तो पॉलीसेकेराइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर और मोनोसेकेराइड्स। 9 से ज्यादा मोनोसेकेराइड होते हैं। बहुत सारे मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ जाते हैं और ये पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। तो पॉलीसेकेराइड आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर और मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के जुड़ने से पॉलीसेकेराइड बनते हैं, और दो मोनोसेकेराइड के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड केवल शुगर में नहीं होते, न्यूक्लियोटाइड के अंदर भी होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमेशा डिहाइड्रेशन से बनते हैं, चाहे अमाइनो एसिड के बीच में हो चाहे शुगर के बीच में हो, ये बॉन्ड हमेशा डिहाइड्रेशन से बनते हैं। तो सारा खेल डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन का ही है। अरे दो मोनोसेकेराइड आपस में चिपकेंगे तो पानी बाहर निकलेगा, -H2O। -H2O का मतलब डिहाइड्रेशन। और जब ये टूटेंगे तो पानी +H2O आएगा। क्या आएगा? +H2O आएगा। जब आपस में जुड़ रहे हैं मोनोसेकेराइड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड डिहाइड्रेशन से बनता है। और जब ये टूटेंगे तो +H2O होगा। जब मोनोसेकेराइड अलग होंगे तो +H2O। सारा खेल डिहाइड्रेशन हाइड्रेशन का ही है। -H2O डिहाइड्रेशन, +H2O हाइड्रेशन। अमाइनो एसिड जुड़ते हैं वहां पर भी डिहाइड्रेशन होता है, वहां पर भी -H2O है। जब अमाइनो एसिड अलग होंगे तो +H2O है। तो जहां कहीं पर भी दो अमाइनो एसिड जुड़ रहे हो, दो मोनोसेकेराइड जुड़ रहे हो, या फैटी एसिड ग्लिसरॉल जुड़ रहे हो, वहां पर -H2O होगा। क्या होगा?
तो बॉन्ड जब बनेगा तो डिहाइड्रेशन से और टूटेगा तो हाइड्रेशन। ऐसा सवाल मुश्किल है, ये आते हैं कभी कभी। तो सारा खेल यहां पर क्या है, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है वो डिहाइड्रेशन से, जब ये टूटेगा तो हाइड्रेशन होगा प्लस H2O। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है माइनस H2O, और जब टूटेगा तो प्लस H2O। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलो, पॉलीसेकेराइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर और मोनोसेकेराइड लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दो मोनोसेकेराइड आपस में जुड़े होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के जरिए। टू मोनोसेकेराइड्स आर लिंक्ड बाय डिहाइड्रेशन प्रोसेस। जब भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते हैं तो क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है, डिहाइड्रेशन। नीट 22 में आया, माल्टोज का फॉर्मूला क्या होगा, हमें इतना कुछ नहीं मालूम था। हमें यह मालूम था कि माल्टोज में 2 ग्लूकोज होता है। अभी माल्टोज पढ़ा है पिछले में, माल्टोज एक डाइसेकेराइड है और इसमें 2 ग्लूकोज होता है। तो एक ग्लूकोज ये हो गया, एक ग्लूकोज ये हो गया, दोनों को जोड़ो और माइनस H2O कर दो, आ जाएगा रिजल्ट। अरे दोनों को पहले जोड़ लो, तो C12 हो गया, H24 हो गया, O12 हो गया, माइनस H2O, 2H घटा दो, एक 2H घटाओ, एक तो C12 H22 O11, आ गया आंसर। तो जब भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो माइनस H2O होगा। सारा खेल डिहाइड्रेशन हाइड्रेशन का ही है, ठीक। पॉलीसेकेराइड 2 तरह के होते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड जो एक तरह की यूनिट से मिलकर बने होते हैं, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, होमोपॉलीसेकेराइड हो गया। हेटेरोपॉलीसेकेराइड में अलग अलग तरह के यूनिट्स होते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लूकोज फ्रक्टोज, अलग अलग तरह की यूनिट से मिलकर के बनेंगे हेटेरोपॉलीसेकेराइड। एक जैसे यूनिट से बने हैं होमोपॉलीसेकेराइड। हेटेरोपॉलीसेकेराइड अलग अलग तरह के यूनिट से मिलकर बने होते हैं। एनसीईआरटी ने हेटेरो के बारे में नहीं समझाया, सारा सब होमोपॉलीसेकेराइड दिया हुआ है। होमोपॉलीसेकेराइड में एनसीईआरटी ने 4 के बारे में बताया है, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और इन्यूलिन। इंसुलिन ना पढ़ लेना, वो तो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। तो सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और इन्यूलिन ये होमोपॉलीसेकेराइड है। पैक्टिन, हेमीसेल्यूलोज हेटेरोपॉलीसेकेराइड है, इनको एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। तुम्हें केवल होमो वाले पढ़ने हैं, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और इन्यूलिन ये होमोपॉलीसेकेराइड हैं, जबकि पैक्टिन, हेमीसेल्यूलोज हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। होमो को डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। पहला है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज अनब्रांच्ड होमोपॉलीमर है, सेल्यूलोज एक अनब्रांच्ड पॉलीमर है, होमोपॉलीमर है बीटा डी ग्लूकोज का। तो होमोपॉलीमर है तो लाइन से जुड़ जाएंगे बीटा डी ग्लूकोज, एक जैसे यूनिट जुड़ जाएंगे। होमोपॉलीमर है बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, बन गया सेल्यूलोज। अब बॉन्ड कौन से होते हैं, 2 बीटा डी ग्लूकोज के बीच में होते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लिख लेना, काम आएगा सब ये। तो सेल्यूलोज अनब्रांच्ड होता है, इसमें शाखाएं नहीं होती, होमोपॉलीमर है बीटा डी ग्लूकोज का, या ग्लूकोज भी कह सकते हो, ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। द 2 ग्लूकोज यूनिट्स आर लिंक्ड बाय, 2 ग्लूकोज यूनिट आपस में चिपकी हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब आते हैं स्टार्च। स्टार्च भी होमोपॉलीमर है। स्टार्च के अंदर 2 यूनिट्स होती हैं, स्टार्च में अमाइलोज होता है और अमाइलोपेक्टिन होता है। 2 चीजों से मिल करके बना होता है स्टार्च। स्टार्च के अंदर 2 यूनिट्स होती हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। अरे स्टार्च किसका पॉलीमर है, अल्फा डी ग्लूकोज का। किसका पॉलीमर है, अल्फा, ये अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, और ये ब्रांच्ड पॉलीमर होता है, जबकि सेल्यूलोज अनब्रांच्ड था, ये ब्रांच है। स्टार्च 2 चीजों से बना है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं
जबकि अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 14 एंड अल्फा 16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं। तो स्टार्च पूछा गया, स्टार्च में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? स्टार्च में कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं बताओ? अल्फा 14 एंड अल्फा 16। तो स्टार्च में दोनों बॉन्ड हैं। स्टार्च में अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी हैं और स्टार्च के अंदर अल्फा 16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी होते हैं। तो स्टार्च इज ऑल्सो अ होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये भी ग्लूकोज का होमोपॉलीमर है। यहां पर अल्फा ग्लूकोज है, वहां बीटा था, यहां अल्फा डी ग्लूकोज है। स्टार्च इज ए स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट सेल। पौधों में ऊर्जा स्टार्च के रूप में जमा होती है। आलू में खाते हो ना, आलू में स्टार्च है, ऊर्जा मिलती है। चावल में स्टार्च है, शकरकंद में स्टार्च है। पौधे भोजन स्टार्च के रूप में जमा करते हैं। पौधे भोजन बनाते हैं ग्लूकोज के रूप में फोटोसिंथेसिस के द्वारा। भोजन बनता है ग्लूकोज के रूप में, चलता है सुक्रोज के रूप में और जमा होता है स्टार्च के रूप में। बनता ग्लूकोज के रूप में, चलता सुक्रोज के रूप में और जमा होता। तो पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में जमा करते हैं और इससे ऊर्जा मिलती है स्टार्च से। स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। ये ब्रांच पॉलीमर है। ये अल्फा डी ग्लूकोज का होमोपॉलीमर है, ऐसे बोलना, होमोपॉलीमर है। ये ब्रांच पॉलीमर है। इसमें दो यूनिट्स होती हैं, दो चीजों से मिलकर बना है, अमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज में अल्फा 14 और अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 14 अल्फा 16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं। चलो, सेल्यूलोज अनब्रांच है, स्टार्च ब्रांच है। सेल्यूलोज होमोपॉलीमर है, स्टार्च हेट्रो बोलो मार खा जाएंगे, होमोपॉलीमर है। क्या दोनों होमोपॉलीमर है? सेल्यूलो सब होमोपॉलीमर ही तो एनसीईआरटी ने दिए हैं। सेल्यूलोज भी होमोपॉलीमर, स्टार्च भी होमोपॉलीमर। सेल्यूलोज बीटा डी ग्लूकोज का होमोपॉलीमर है, स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का होमोपॉलीमर, अल्फा डी ग्लूकोज का होमोपॉलीमर। दो बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स के बीच में बीटा 14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं सेल्यूलोज में। यहां पर दो तरह के बॉन्ड्स हैं, अल्फा 14 और अल्फा 16। तो स्टार्च में दोनों तरह के बॉन्ड्स हैं, अल्फा 14 भी, अल्फा 16। लास्ट आते हैं ग्लाइकोजन और इन्यूलिन भी है। थोड़ा ग्लाइकोजन पे आते हैं। तो ग्लाइकोजन देखो, जो काम करना थोड़ा तेज करना। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहते हैं। ग्लाइकोजन इज ए होमोपॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ये अल्फा कर लो, अल्फा की जगह ए छप गया, इसको अल्फा कर लो। ग्लाइकोजन होमोपॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का, जैसे पौधों का स्टार्च था। लेकिन ग्लाइकोजन एनिमल सेल में होता है, लेकिन इसमें अंतर है स्टार्च से। वो स्टार्च ब्रांच था, ये हाईली ब्रांच है। स्टार्च ब्रांच था, ये कैसा है? हाईली ब्रांच है। इट इज हाईली ब्रांच पॉलीमर विद अल्फा 14 एंड अल्फा 16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसमें भी दोनों तरह के बॉन्ड्स होते हैं, प्लांट स्टार्च की तरह इसमें भी अल्फा 14 अल्फा 16 बॉन्ड्स होते हैं। यह है ग्लाइकोजन। इतनी सारी ब्रांचेस निकली हैं, 1 2 3, ये निकली ब्रांच। तो हाईली ब्रांच है। कैसा ही है? हाईली ब्रांच है। अब जरा गौर करना, ग्लाइकोजन एक हाईली ब्रांच पॉलीमर है। अल्फा डी ग्लूकोज का है, ये हाईली ब्रांच है। अल्फा 14 अल्फा 16 दोनों बॉन्ड होते हैं। इधर देखो, ये सब ब्रांचेस हैं और ये सिरे हैं 1 और 2। सिरे जरा गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ब्रांचेस गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। सिरे हमेशा ब्रांचेस की संख्या से एक ज्यादा होते हैं। ये तो एक सिंपल सी चीज है। तो नंबर ऑफ एंड्स देखो, सिरे कितने हैं? टोटल ब्रांचेस प्लस 1। ब्रांचेस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 ब्रांचेस हैं, सिरे कितने होंगे? एक ज्यादा होगा बस, प्लस 1 8 होंगे। थोड़ा बोल जाओ। जहां पर ये ग्लाइकोजन की चेन सीधी सीधी है, इसको बड़ा करके नीचे दिखाया गया है, वहां पर अल्फा 14 बॉन्ड्स होते हैं। जहां पर सीधा सीधा कार्यक्रम चल रहा है, वहां पे कौन से बॉन्ड्स हैं? अल्फा 14। और जहां पे शाखा बनती है, ये यहां पे शाखा बन रही है, ये इसको बड़ा करके नीचे दिखा रखा है। यहां पे शाखा निकल रही है, ये देखो, ये शाखा निकल रही है, इससे ये शाखा निकल रही है। ये वाला ये हो गया, ये
और ये शाखा ये हो गई ये, तो जहां शाखा निकल रही वहां पर अल्फा 16 होता है, जहां पे ब्रांचिंग होती है वहां पे अल्फा 16 है। तो जहां पर सीधी सीधी लाइन है यहां पर अल्फा 14 होगा, और जहां पे शाखा बन रही है अल्फा 16, यहां पर भी अल्फा 16। अगर यहां तक का सवाल आ गया तो नहीं कर पाओगे, सब कर ले जाना, ये भी सवाल आ सकता है क्योंकि बना है डायग्राम। एनसीईआरटी लोग समझते बायो इजी है, बायो इजी नहीं है, ना तुम जानो ना टीचर जाने। तो जो पढ़ा दिया उसने, तुमने कह दिया आले नूर है, सब अच्छा है, वाह 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 वाह, सिलेक्शन कभी जिंदगी में नहीं होगा, 10 साल गुजार दो। अरे वो हद तक के तो जाओ सब्जेक्ट की, बायो साइंस है, साइंस की तरीके से समझो, रटना थोड़ी ना कि एनसीईआरटी पे गोद डाला रख के। नहीं सेलेक्ट हो गए, हो सकता है 10-12 साल लग जाए, वैसे हो जाओ, पढ़ के सेलेक्ट हो जल्दी हो जाओगे। बायो को साइंस की तरह समझो, समझना पड़ेगा चीजों को। और बायोलॉजी आसान नहीं, क्योंकि हर जगह तो अपवाद है, इस पेड़ में ऐसा होता तो इस पेड़ में वैसा होता, उस पेड़ में वैसा होता, इसमें ऐसी जड़ उसमें वैसी जड़ उसमें वैसी, सब पढ़ना पड़ता है, एक जैसा नहीं रहता फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह, यहां सब बदलता रहता, बहुत वेरिएशन है। ब्रायोफाइटा अलग, एल्गी अलग पढ़ो, सारे पौधे भी एक जैसे नहीं, एल्गी अलग है, ब्रायो अलग है, टेरिडो अलग है, जिम्नो अलग है, एंजियो, उसमें भी इतने सारे, और इतने होने के बाद भी इंसेक्टिवोरस भी अलग से है। तो ये सोचो कि बहुत लगती सिंपल है बायो देखने में, लेकिन उतनी सिंपल नहीं है। जितना तुम गहराई से जानोगे तो जानोगे, तुम उतना कम जानते हो, जानते ही नहीं थे तुम बायो। और बायो को लोग समझते चलो क्या करेंगे, बायो छोड़ दे, इस बार फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कद्दू होगा नहीं, पढ़ना पड़ेगा बायो भी। समझ गए ये? तो यहां तक के सवाल आ सकता है। मैंने पीसीएस दिया था, ये सवाल आया था, स्टार्च में कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, अल्फा 14 भी होता है, अल्फा 16, बहुत आसान आता है पेपर। अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, इंटर लेवल पर अगर तुमने चीजों को जान लिया, नीट में अगर सिलेक्शन ना भी हो तो लाइफ में कुछ ना कुछ करोगे जरूर। और आखिर में एक विकल्प तुम्हारे पास है, कुछ ना कर पाओ तो मेरे जैसा नालायक टीचर बन जाना, बस। अरे टीचर बनना भी बहुत महंगा हो गया है, अलग पांडे देखो कहां से कहां पहुंच गया, फ्री पढ़ाता था, कहता खाने का पैसा नहीं है पहले, और वहां से वहां तक पहुंच गया। देखो पैसा कहता था हमें डाल दो अकाउंट में थोड़ा पैसा, एक हाथ में ग्लव्स पहने रहता था, इसे बोर्ड साफ करके पढ़ाता रहता था फ्री में। कभी भी मेहनत खराब नहीं जाती, आप ईमानदारी से एक जगह पे लगे रहें, लगातार बूंद गिरते गिरते पत्थर में भी छेद हो जाते हैं, तो लगा रहा, हटा नहीं अपने लक्ष्य से। और आज देखिए अच्छों की हालत खराब कर दी उसने, सब कुछ सस्ता कर दिया, पब्लिक के रीच में आ गया, ठीक पहुंच गया। वो कह रहा मैं बर्बाद करना चाहता हूं, तुम कह रहे हो मैं बर्बाद होना चाहता हूं, हो जाओ, लेकिन एक विकल्प तो मिल गया तुम्हें। चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। पीसीएस प्री निकला, मेंस में नहीं निकल पाया, उतनी औकात ही नहीं थी, उतनी तैयारी नहीं थी, कैसे निकल जाता। जीएस मेरा बहुत बेकार था, जीएस में सब आता, खास करके हिस्ट्री याद ही नहीं होता था, सिर्फ डेट में कौन सी लड़ाई हुई, कौन सा कब क्या हुआ, याद करने वाला मुझे नहीं समझ में आता। कहते हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ी दिन को सफा, सब याद है, खत्म। इन्यूलिन आ जाओ तीसरा। अभी कौन कौन से पढ़ लिए तुमने, 3 पढ़ लिए, सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। इन्यूलिन भी होमोपॉलीमर है लेकिन ये फ्रक्टोज का है, इन्यूलिन भी होमोपॉलीमर है लेकिन ये फ्रक्टोज का है, बाकी तीनों ग्लूकोज के थे। सेल्यूलोज बीटा डी ग्लूकोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन अल्फा डी ग्लूकोज। इन्यूलिन होमोपॉलीमर फ्रक्टोज का है। इन्यूलिन एक पौधा, उसकी रूट में भी होता है, डहेलिया की जड़ों में भी होता है। डहेलिया पौधा, उसके अंदर से इन्यूलिन निकालते हैं। जो किडनी फंक्शन टेस्ट होता है तो इन्यूलिन खिलाया जाता है, इन्यूलिन बॉडी में डाला जाता है। इन्यूलिन ना हमारी बॉडी में किडनी में रीएब्सॉर्ब होता है, ना ये सिक्रीट होता है, जितना खाया सब निकल जाता। तो जितना खाया तुम्हारा सब निकल रहा है, इसका मतलब किडनी काम कर रही है, उससे चेक कर लिया जाता है। इन्यूलिन खिला करके आपको चेक कर लिया जाता है आपकी किडनी ठीक से काम कर रही या नहीं कर रही। किडनी में ना तो ये रीएब्सॉर्ब होता, ना ही सिक्रीट होता। ये सब पढ़ोगे जाके एमबीबीएस में, अभी चढ़ रहने दो। ये होमोपॉलीमर है फ्रक्टोज का, होमोपॉलीमर है, बस इतना सा जानो, होमोपॉलीमर है फ्रक्टोज।
चलो थोड़ा सा और दे रखा पॉलीसेकेराइड के बारे में। चलो वो पॉलीसेकेराइड का नाम बताओ, वो पॉलीसेकेराइड का नाम बताओ जो ब्रांच है जिसमें अल्फा 14 अल्फा 16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं और पौधों में रिजर्व वुड भी है, वो है स्टार्च। कौन सा ऐसा होमोपॉलीमर है जो अनब्रांच्ड है? सेल्यूलोज। कौन सा ऐसा होमोपॉलीमर है जो हाईली ब्रांच्ड है? ग्लाइकोजन। कौन सा ऐसा भोजन है जो एनिमल में स्टोरेज है? ग्लाइकोजन। एनिमल में स्टोरेज तो ग्लाइकोजन है, एनिमल में स्टोरेज है हम लोग का ग्लाइकोजन। हम लोग ग्लाइकोजन जमा करते हैं लीवर में और मसल्स में, लीवर और मसल्स में। फंजाई का भी रिजर्व फूड ग्लाइकोजन है, हमारा और फंजाई का रिजर्व फूड सेम है, ग्लाइकोजन दोनों में होता है। पौधों में स्टार्च है, पौधों में स्टार्च है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा इन ए पॉलीसेकेराइड चेन, मान लो ग्लाइकोजन है, से ग्लाइकोजन, द राइट एंड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग एंड। एक पॉलीसेकेराइड चेन में राइट एंड कहलाता है रिड्यूसिंग और लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग। एक पॉलीसेकेराइड चेन में राइट एंड कहलाता है रिड्यूसिंग और लेफ्ट एंड कहलाता नॉन रिड्यूसिंग एंड। स्टार्च फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। स्टार्च की एक बात और लिखी है यहां पे, स्टार्च सीधा नहीं रह पाता, स्टार्च ऐसे सीधा नहीं रह पाता, ये घूम करके हेलिकल बना लेता है, ये हेलिकल कहलाते सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इधर ध्यान दो, स्टार्च ऐसे घूम जाता है और घूम करके स्प्रिंग जैसे हेलिक्स बना लेता है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेता है। इन हेलिक्स में आकर के आयोडीन अटक जाती है, इन हेलिक्स में आकर के कौन अटक जाता है? इन हेलिक्स में आकर के आयोडीन अटक जाती है। तो स्टार्च आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है, स्टार्च आयोडीन के साथ कैसा कलर देता है? ब्लू कलर। कि आयोडीन किस में आके फंस जाती है? इन हेलिक्स में फंस जाती है। तो स्टार्च सीधा नहीं रह पाता, ये घूम जाता है, हेलिक्स बना लेता है। हेलिक्स में क्या फंस जाती है? आयोडीन फंस जाती है, ब्लू कलर देती है। स्टार्च फ्रॉम हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, स्टार्च हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। देखो जब ये सीधा सीधा स्टार्च बना, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। घूम करके जो हेलिक्स बना लिया, ये हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इन हेलिक्स में क्या अटक जाती है? आयोडीन। स्टार्च फ्रॉम हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर विच होल्ड्स, होल्ड्स का मतलब पकड़ लेता है आयोडीन को, इन हेलिक्स के अंदर फंस जाती है आयोडीन। द स्टार्च आयोडीन इज ब्लू इन कलर, आयोडीन के साथ स्टार्च ब्लू कलर देता है, इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव टेस्ट विद आयोडीन। स्टार्च आयोडीन के साथ पॉजिटिव यानी ब्लू कलर क्यों देता है? क्योंकि क्योंकि आयोडीन स्टार्च के हेलिक्स में अटक जाता है और आयोडीन के साथ मिलकर के स्टार्च ब्लू कलर देता है, यानी स्टार्च आयोडीन के साथ ब्लू यानी पॉजिटिव टेस्ट देता है। ब्लू कलर मतलब पॉजिटिव टेस्ट। अब यहां पे सेल्यूलोज के बारे में कुछ दे रखा है। सेल्यूलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस, सेल्यूलोज इस तरह के हेलिक्स नहीं बना पाता, स्टार्च की तरह सेल्यूलोज इस तरह के हेलिक्स नहीं बना पाता। एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन, और ये आयोडीन को पकड़ नहीं पाता। हेंस डोंट गिव ब्लू कलर विद आयोडीन, तो आयोडीन के साथ ब्लू कलर नहीं देता। स्टार्च घूम करके हेलिक्स नहीं बना पाता, सेल्यूलोज घूम करके हेलिक्स नहीं बना पाता, स्टार्च घूम घूम करके हेलिक्स बना लेता है, हेलिक्स में आयोडीन फंस जाती है, स्टार्च आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है। लेकिन सेल्यूलोज ऐसा नहीं कर पाता, सेल्यूलोज हेलिक्स नहीं बना पाता, आयोडीन नहीं अटक पाती, ब्लू कलर नहीं देता। ब्लू कलर नहीं देने मतलब निगेटिव टेस्ट। प्लांट सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, प्लांट की सेल वॉल में सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज होता है। प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प, पेपर पौधों के गूदे से बनती है, पौधों के अंदर से निकाला जाता है पल्प, उससे पेपर बनता है, उसमें भी सेल्यूलोज होता है। जो कॉपी किताब है ये पेपर, ये भी सेल्यूलोज का है।
अरे गाय भैंस तो खाती हैं सेल्यूलोज, कॉपी तुम्हारी खा जाएगी वो, उसमें सेल्यूलोज है। क्या है ये? सेल्यूलोज है। तो पेपर भी प्लांट पल्प से बनता है, पौधे के गूदे से, वो भी सेल्यूलोज है। कॉटन फाइबर भी सेल्यूलोज के होते हैं, रुई वो भी सेल्यूलोज है। तो सेल्यूलोज प्लांट्स की सेल वॉल को बनाता है, पेपर भी सेल्यूलोज से बना है, और कॉटन रुई वो भी सेल्यूलोज से बनी, कपास। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड इन नेचर। नेचर में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड भी पाए जाते हैं, जो ऊपर पढ़े इसके अतिरिक्त नेचर में ढेर सारे कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड भी पाए जाते हैं। दे हैव बिल्डिंग ब्लॉक अमाइनो शुगर एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर। ये पॉलीसेकेराइड या तो अमाइनो शुगर के बने होते हैं या केमिकली मॉडिफाइड शुगर से बने होते हैं, जैसे एन ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। ये जो ग्लूकोसामीन है ये अमीनो शुगर है। इसके अंदर कौन सी शुगर है? अमीनो शुगर है। मॉडिफाइड शुगर है, अमाइनो शुगर है। एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन ये भी अमाइनो शुगर है। तो बहुत सारे पॉलीसेकेराइड दुनिया में और भी पाए जाते हैं जो काफी जटिल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक यानी इनके मोनोमर्स क्या होते हैं, किनसे मिल करके बने होते हैं ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड? ये अमाइनो शुगर या केमिकली मॉडिफाइड शुगर से मिलकर के बने हैं। अमाइनो शुगर या केमिकली मॉडिफाइड शुगर के पॉलीसेकेराइड हैं। जैसे ग्लूकोसामीन अमाइनो शुगर से बना है, अमाइनो ग्लूकोज से बना है। एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन ये भी अमाइनो शुगर से बना है। अमीन का मतलब अमाइनो। तो जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो अमाइनो शुगर के पॉलीमर होते हैं या केमिकली मॉडिफाइड शुगर के पॉलीमर होते हैं, जैसे ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। एक्सोस्केलेटन जो आर्थ्रोपोड का है उसमें कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड काइटिन होता है। जो कीड़े हैं जैसे कॉकरोच, आर्थ्रोपोडा, कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन किसका बना है? कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना है। काइटिन भी एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, और काइटिन एक नाइट्रोजन कंटेनिंग होमोपॉलीसेकेराइड NAG से बना है। काइटिन भी एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, NAG का है। NAG लाइन से जुड़े रहते हैं और काइटिन बन जाता है। काइटिन NAG का पॉलीमर है। NAG का फुल फॉर्म है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ग्लूकोस ये भी अमीनो ग्लूकोज। अमीन का मतलब अमीनो, ग्लूकोसा मतलब ग्लूकोज। ये भी एक अमीनो ग्लूकोज है, अमाइनो शुगर है। तो काइटिन, एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना है आर्थ्रोपोडा में। काइटिन एक नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है और होमोपॉलीसेकेराइड है। पुरानी एनसीईआरटी में से हेटेरोपॉलीसेकेराइड लिखा था। होमो क्यों है? NAG सेम है। पहले इसको हेटेरोपॉलीसेकेराइड इसलिए मान लिया गया था क्योंकि ये डराइव्ड शुगर है। NAG डराइव्ड शुगर के पॉलीमर हेटेरो माने जाते थे, लेकिन अब इसको होमो मान लिया गया। क्या मान लिया गया? होमोपॉलीसेकेराइड। तो पुरानी किताब में काइटिन हेटेरोपॉलीसेकेराइड लिखा है, अब क्या लिखा है? होमोपॉलीसेकेराइड। NAG का होमोपॉलीसेकेराइड है। NAG का फुल फॉर्म है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ये अमीनो शुगर है और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पॉलीसेकेराइड में तो होता ही होता है। शुगर के अंदर 3 होते हैं। शुगर में कार्बन होती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन इसमें एक और चीज है, इसमें नाइट्रोजन भी है। इसमें प्रोटीन की तरह नाइट्रोजन भी होती है। तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है। नाइट्रोजन कंटेनिंग 2013 में आया, ये काइटिन 2015 में भी आया। तो ये 2 हो गए, प्रोटीन्स हो गया बड़े वाले में और पॉलीसेकेराइड हो गया। अब हम लोग आते हैं तीसरा, न्यूक्लिक एसिड पे। न्यूक्लिक एसिड ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, जैसे DNA और RNA। DNA RNA न्यूक्लिक एसिड है। ये न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर हैं। एक बार आया DNA RNA में समानता क्या है? DNA और RNA में कॉमन बात क्या है? दोनों ही पॉलीमर हैं, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर हैं। जबकि DNA और RNA की शुगर भी अलग अलग है और उसके नाइट्रोजनस बेसेस भी अलग अलग हैं। DNA में थाइमीन है और RNA में यूरासिल है, लेकिन दोनों में कॉमन बात क्या है कि दोनों पॉलीमर हैं न्यूक्लियोटाइड के। ये सही है। दे आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी दोनों न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बने हैं।
तो इनके बिल्डिंग ब्लॉक न्यूक्लियोटाइड हैं। ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके डीएनए और आरएनए को बनाते हैं, यानी न्यूक्लिक एसिड को बनाते हैं। अ न्यूक्लियोटाइड हैज 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। अभी पढ़ा तुमने, एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं, क्या क्या अभी तो पढ़ के आए हो। नाइट्रोजनस बेस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, शुगर एक मोनोसेकेराइड है, 5 कार्बन वाली पेंटोज शुगर है। कौन सी रिंग है? फ्यूरान या फ्यूरानोज रिंग, फ्यूरान या फ्यूरानोज रिंग है। अरे नाइट्रोजनस कंपाउंड है, नाइट्रोजनस बेस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। प्यूरिन होते हैं इसमें, प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन जिसमें 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स हैं, और पिरिमिडीन है साइटोसिन थायमीन और यूरेसिल, इसमें 1 हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। तो नाइट्रोजनस बेसिस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हुए। शुगर मोनोसेकेराइड है, 5 कार्बन वाली पेंटोज शुगर है, फ्यूरान या फ्यूरानोज रिंग है। और फॉस्फेट आता है फॉस्फोरिक एसिड से, इसलिए न्यूक्लियोटाइड के नाम के आगे क्या लगा होता है? एसिड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इन न्यूक्लिक एसिड आर दी नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे एडेनिन ग्वानिन। एडेनिन ग्वानिन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर पाए जाते हैं, ये नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन्स होते हैं, यूरेसिल साइटोसिन थायमीन पिरिमिडीन्स है। एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन्स है, सो यूरेसिल साइटोसिन थायमीन पिरिमिडीन है। शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज आइदर राइबोस और 2-डीऑक्सीराइबोस। डीएनए के अंदर, आरएनए में शुगर होती है राइबोस, और डीएनए की शुगर है 2-। 2- क्यों लिखा है? और इसकी सेकंड कार्बन पर OH की जगह H है, अभी तो बताया। डीएनए की शुगर में सेकंड कार्बन पर OH की जगह पे H है, तो ये लिख दिया 2-। सेकंड कार्बन को बता रहा है, 2-डीऑक्सीराइबोस। तो क्या डीएनए और आरएनए की शुगर सेम है? नहीं, आरएनए की शुगर है राइबोस और डीएनए की शुगर है 2-डीऑक्सीराइबोस। ये शुगर एक मोनोसेकेराइड है और 5 कार्बन वाली है। पेंटोज शुगर है, फ्यूरान या फ्यूरानोज रिंग है। A nucleic acid containing deoxyribose is called, वो न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर है वो डीएनए है, और वो न्यूक्लिक एसिड जिसमें राइबोस शुगर है वो आरएनए है। तो न्यूक्लिक एसिड भी हो गया। तो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं। ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, जैसे डीएनए और आरएनए। एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेसिस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। शुगर में 5 कार्बन वाली मोनोसेकेराइड पेंटोज शुगर है, फॉस्फेट फॉस्फोरिक एसिड से आता है। नाइट्रोजनस बेसिस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। एडेनिन ग्वानिन को प्यूरिन कहते हैं, यूरेसिल साइटोसिन थायमीन को पिरिमिडीन कहते हैं। डीएनए के अंदर जो आरएनए में शुगर है राइबोस, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस, इस डीऑक्सीराइबोस को 2- भी कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर है वो डीएनए है, और जिसमें राइबोस शुगर है वो आरएनए। अब ये तो हो गए 3 तुम्हारे। कौन कौन से 3 बड़े वाले बायोमॉलिक्यूल हो गए? पॉलीसेकेराइड हो गया, पॉलीसेकेराइड प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन के बारे में थोड़ा और आगे दे रखा है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर्स। प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के धागे होते हैं, उसमें ढेर सारे अमाइनो एसिड लाइन से जुड़ जाते हैं और प्रोटीन को बनाते हैं। कोई भी प्रोटीन दुनिया में ऐसी नहीं होती जिसमें एक तरह के अमाइनो एसिड हो। प्रोटीन्स तरह तरह के अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं, तो प्रोटीन्स आर इसेंशियली हेटेरोपॉलीमर्स। सारे के सारे हेटेरोपॉलीमर्स हैं, तरह तरह के अमाइनो एसिड से बनी होती है प्रोटीन। बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 4 लेवल्स। बायोलॉजिस्ट ने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को 4 लेवल पे समझाया है और बताया कि प्रोटीन के अंदर 4 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये प्रोटीन के अंदर कितने तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं? 4। ये बना, ये प्रोटीन के अंदर 4 तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 4 स्ट्रक्चर हैं जरा देखो। सबसे पहले प्रोटीन का बनेगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। सबसे पहले प्रोटीन का बनेगा, इधर देखो,
प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड के लाइन से जुड़ने से बनता है। ये मान लो अमाइनो एसिड 1 है, AA1, ये अमाइनो एसिड 2 है, ये अमाइनो एसिड 3 है, ये अमाइनो एसिड 4। तो लाइन से अमाइनो एसिड के जुड़ने से बनता है प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए। तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से बनता है। तो कहा जाता है प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो पेप्टाइड बॉन्ड स्टेबलाइज करते हैं। प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर को बनाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। लाइन से अमाइनो एसिड को जोड़ देते हैं, एक लाइन तैयार हो गई अमाइनो एसिड की, ये बन गया प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर एक लाइन जैसा होता है, लाइन से अमाइनो एसिड जुड़ जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से। तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर है। दो अमाइनो एसिड कैसे जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से। चलो देखो पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है। अमाइनो एसिड में एक तरफ होता है अमाइनो ग्रुप, अमाइनो एसिड में एक तरफ होता है अमाइनो ग्रुप और एक तरफ होता है एसिडिक ग्रुप। अमाइनो एसिड की पहचान क्या? अमाइनो और एसिडिक ग्रुप। ये हो गया अमाइनो एसिड। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है जरा गौर करना। पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं तब समझ में। अब देखो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड के लाइन से जुड़ने से बनता है। अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3, और ये लीनियर होता है। कौन से बॉन्ड की मदद से स्टेबलाइज हुआ है? पेप्टाइड बॉन्ड इसे बनाते हैं। तो प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर को पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे कहा जाता है कि प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होता है पेप्टाइड बॉन्ड। और जो भी बॉन्ड बनेगा वो डिहाइड्रेशन से बनेगा, माइनस H2O। ये ध्यान रखना, मुझे लगता आना चाहिए। चाहे दो शुगर के मॉलिक्यूल जुड़े, मोनोसेक्राइड जुड़े, चाहे दो अमाइनो एसिड जुड़े, माइनस H2O होगा। क्या होगा? जब बॉन्ड बनेंगे माइनस H2O, जब बॉन्ड टूटेंगे तो प्लस H2O। सारा खेल डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन का ही है। ठीक, ऐसी पिछली बार हम कहते आरएनए आई आया था, मैंने कहा था ये आएगा, लिख करके यही आंसर में होगा। डबल स्टैंडर्ड आरएनए लिखा होगा, लगा देना आंख बंद करके। आरएनए आई के लिए डबल स्टैंडर्ड आरएनए चाहिए। क्या चाहिए? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ये मैंने क्लास में बोला था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। मैंने कहा था आरएनए आई में पढ़ा रहा था बायोटेक में, और मैंने कहा था कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए अगर दिख जाए ऑप्शन में और आरएनए आई का सवाल हो तो आंख बंद करके पढ़ना भी मत, लगा देना, सही हो जाएगा। बाकी हम बताएंगे, सिखाएंगे। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? दो अमाइनो एसिड के बीच में बनता है। अमाइनो एसिड में एक तरफ अमाइनो ग्रुप होता है, एक तरफ एसिडिक ग्रुप होता है। दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे और पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ये दूसरा अमाइनो एसिड है AA2, इसके पास भी एक अमाइनो ग्रुप है और एक एसिडिक ग्रुप है। दो अमाइनो एसिड मैंने बना दिए। इधर ध्यान देना, पेप्टाइड बॉन्ड अब कैसे बनेगा जरा गौर करना। पेप्टाइड बॉन्ड दो अमाइनो एसिड के बीच में बनता है। यहां पहले वाले का हमेशा COH ग्रुप और बाद वाले के NH2 ग्रुप के बीच में बनता है। अब ये बचा दूसरा, तीसरा जब आएगा तो पहले वाले का, देखो पहले वाले का COH ग्रुप और बाद वाले के NH2, ये बन गया पेप्टाइड। अब तीसरा जुड़ेगा, तीसरे में दूसरा और तीसरा, ये पहला हो गया बाद वाला, पहले वाले का हमेशा COH ग्रुप और बाद वाले के NH2 ग्रुप। पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा बनता है। फिर से देखो, नहीं समझ में आया, इधर देखो। पहले वाले अमाइनो एसिड का कौन सा ग्रुप है? COOH, कार्बोक्सिल ग्रुप। दूसरे वाले का कौन सा ग्रुप है? NH2 ग्रुप। पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा पहले वाले अमाइनो एसिड के COH ग्रुप और बाद वाले के NH2 ग्रुप के बीच में बनता है और डिहाइड्रेशन से बनेगा। किससे? डिहाइड्रेशन। ये बन गया प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर एक लाइन जैसा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से बनता है। इसको स्टेबलाइज कर रहा है पेप्टाइड बॉन्ड। अमाइनो एसिड लाइन से जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? इसमें पहले वाले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप जब दूसरे वाले के NH2 ग्रुप से रिएक्ट करता है, पहले वाले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप
जब दूसरे वाले अमाइनो एसिड के NH2 ग्रुप से रिएक्ट करता है तब बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। पहले वाले का COH ग्रुप, बाद वाले के, इनमें रिएक्शन होती है तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, डिहाइड्रेशन से बनेगा। चलो देखते हैं। अब प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है पेप्टाइड बॉन्ड से बना है। पेप्टाइड बॉन्ड बहुत मजबूत होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है, और इनको बनाने के लिए ऊर्जा भी चाहिए, ATP भी चाहिए। तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर जल्दी नहीं टूटता, जल्दी खराब नहीं होता, ये हाई और लो टेम्परेचर से जल्दी खराब नहीं होता। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होता है, ये हाई और लो टेम्परेचर से जल्दी खराब नहीं होता। प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमको क्या पता लगता है? प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमको यह पता लगता है कौन सा अमाइनो एसिड नंबर 1 पे है, कौन सा 2 पे है, कौन सा 3 पे है, कौन सा 4 पे है। अमाइनो एसिड का सीक्वेंस पता लग जाता है। तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर का शेप कैसा है? लाइन जैसा है। अमाइनो एसिड लाइन से जुड़े हैं। प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर को बनाता है पेप्टाइड बॉन्ड। पहले वाले का COH ग्रुप और बाद वाले के NH2 ग्रुप के बीच में बनता है पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर पेप्टाइड बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है। पेप्टाइड बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते, मजबूत बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर अधिक और अधिक टेम्परेचर और कम टेम्परेचर से जल्दी खराब नहीं होता। मुर्गा है, मुर्गे में प्रोटीन है, मुर्गा काफी दिन पुराना हो गया लेकिन उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर बना रहेगा। सेकेंडरी टर्सरी खराब हो जाएंगे, उसका स्वाद थोड़ा थोड़ा खराब होने लगेगा, लेकिन प्राइमरी नहीं खराब होता जल्दी। प्राइमरी स्ट्रक्चर हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर से जल्दी खराब नहीं होता है, सबसे स्ट्रांग होता है, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। प्राइमरी स्ट्रक्चर से तुमको क्या पता लग गया? प्राइमरी स्ट्रक्चर से तुमको पता लग जाता है कौन सा अमाइनो एसिड नंबर 1 पे है, कौन सा अमाइनो एसिड नंबर 2 पे है। तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर पोजीशनल इंफॉर्मेशन देता है अमाइनो एसिड की, कौन सा अमाइनो एसिड नंबर 1 पोजीशन पे, कौन सा 2 पे, कौन सा 3 एंड सो ऑन। पहले वाले अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप फ्री होता है। इधर ये पहला वाला है, इसका कौन सा ग्रुप फ्री है? पहले वाले अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप फ्री मिलेगा। अरे भैया NH2 क्यों नहीं फ्री होगा? इधर फ्री तो है ही है, ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया है। पहले वाले अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप फ्री, इधर देखो, इसको N टर्माइनल अमाइनो एसिड कहते हैं। इस पहले वाले अमाइनो एसिड का नाम क्या है? N टर्माइनल अमाइनो एसिड। और सबसे आखिर वाले का COH ग्रुप फ्री होता है। सबसे आखिरी अमाइनो एसिड का COOH ग्रुप फ्री है, इसको कहते हैं C टर्माइनल अमाइनो एसिड। C टर्माइनल अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड के लाइन से जुड़ने से बनता है, लीनियर होता है। दो अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड है, काफी मजबूत होते हैं, तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर काफी मजबूत होता है। पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है? पहले अमाइनो एसिड का AA1 का COH ग्रुप और AA2 का NH2 ग्रुप, पहले अमाइनो एसिड का COH ग्रुप और बाद वाले के NH2 ग्रुप के बीच में बनता है। जब पहले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप बाद वाले के NH2 ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर काफी मजबूत होता है, हाई और लो टेम्परेचर से जल्दी खराब नहीं होता। यह अमाइनो एसिड की पोजीशनल इंफॉर्मेशन देता है, कौन सा अमाइनो एसिड नंबर 1 पे, कौन सा 2 पे, कौन सा 3 पर। पहला अमाइनो एसिड इधर फ्री है, पहले अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप फ्री है, तो ये कहलाता है, ये सिरा कहलाता है N टर्माइनल अमाइनो एसिड, और इधर वाला ये COH ग्रुप फ्री है, ये C टर्माइनल अमाइनो एसिड कहलाता। चलो प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ लेते फिर करके आगे बढ़ता। हो गया? प्राइमरी हो गया। प्राइमरी से ही सवाल ज्यादा आता है, पढ़े आगे, इसका पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। चलो प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं प्रोटीन का। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड that is the positional information in a protein
विच इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड, विच इज सेकंड, एंड सो ऑन। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड की पोजिशनल इंफॉर्मेशन देता है। कौन सा अमाइनो एसिड नंबर 1 पे है, कौन सा 2 पे, कौन सा 3 पे, कौन सा 4, एंड सो ऑन। अ प्रोटीन इज इमेजिन एज ए लाइन। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर एक लाइन जैसा है, लाइन। द लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमाइनो एसिड, लेफ्ट हैंड पे पहला अमाइनो एसिड है, इधर ये पहला अमाइनो एसिड है, लेफ्ट हैंड पे पहला अमाइनो एसिड और राइट हैंड पे लास्ट अमाइनो एसिड है। The left hand is represented by the first amino acid and the right hand represented by the last amino acid. The first amino acid is also called, पहले अमाइनो एसिड को हमने क्या लिखा, अरे इसका NH2 ग्रुप फ्री है तो ये N टर्मिनल अमाइनो एसिड हो गया, इसका COH ग्रुप फ्री है, ये C टर्मिनल अमाइनो एसिड हो गया। The first amino acid is called N terminal amino acid, the last amino acid is called C terminal amino acid. Primary structure of protein is stabilized by प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का किससे स्टेबलाइज हुआ, पेप्टाइड बॉन्ड स्टेबलाइज करते हैं, उसको बनाते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मोस्ट रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर, हाई और लो। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर अधिक और कम टेम्परेचर से जल्दी खराब नहीं होता। मुर्गे को खूब गर्म कर रहे हो, सारे स्ट्रक्चर खराब हो जाएंगे प्रोटीन के। मुर्गे के अंदर प्रोटीन है, सारे स्ट्रक्चर सेकेंडरी, टर्चरी, क्वाटरनरी सब खराब हो जाएंगे, प्राइमरी नहीं खराब होता। या फ्रीजर में लगा दो मुर्गे को तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जल्दी खराब नहीं होगा। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, ये आ सकता है इस बार। A peptide bond is formed when the carboxyl group of one amino acid reacts with amino group of next amino acid with the elimination of water, dehydration। जब पहले वाले अमाइनो एसिड का COH ग्रुप बाद वाले के NH2 ग्रुप से रिएक्ट करता है तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। हमने कहा बॉन्ड जब भी बनेंगे तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, माइनस H2O होगा। ये हो गया प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब हम लोग आते हैं सेकेंडरी। नेचर में प्रोटीन सीधी नहीं रह पाती, नेचर में प्रोटीन सीधी तो रह नहीं पाती, ये फोल्ड हो जाती है। ये हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर, सीधा सीधा है। लेकिन नेचर में प्रोटीन सीधी नहीं रह पाती, ये मुड़ जाती है, मुड़ के बना लेती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नेचर में प्रोटीन सीधी नहीं रह पाती, मुड़ जाती है, मुड़ने से बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये तो लाइन हो गई प्राइमरी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको ऐसे समझो, इसको मैं समझा रहा हूं। ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है, लाइन से है, लाइन से अमाइनो एसिड के जुड़ने से बन गया प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। लेकिन प्रोटीन सीधी थोड़ी ना रह पाती है, प्रोटीन हमेशा सीधी नहीं रह पाती, ये मुड़ जाती है और मुड़ने से बनेगा प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मुड़ने से बन गया प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये बन गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मुड़ गई प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। पेप्टाइड भी होंगे, ध्यान रखना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड भी हैं। अरे ये तो पेप्टाइड सीधा चल रहा है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड है, ये तो पेप्टाइड बॉन्ड है। तो प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड भी हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड से बना है, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड भी हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बाहर से देखने पर कुछ ऐसा दिखता है, ये तो हमने अंदर बता दिया, माइक्रोस्कोप में देख रहे हो। प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आता है, या तो ये स्प्रिंग जैसा होता है अल्फा हेलिक्स, या ये शीट जैसा दिखता है बीटा शीट। स्पेलिंग गलत लिखे थे इन्होंने, बीटा प्लीटेड शीट, अभी सही होके आ गया, बीटा प्लीटेड शीट। तो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बाहर से कैसा दिखता है, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर तो लाइन जैसा दिखता है, लीनियर है। प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन के मुड़ने से बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है, या तो ये अल्फा हेलिक्स जैसा दिखता है बाहर से,
या बीटा प्लेटेड शीट जैसा दिखता है, ये अलग से याद कर लेना। ये दोनों प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं। कैसे हैं? सेकेंडरी। टर्शरी स्ट्रक्चर पे आओ। टर्शरी स्ट्रक्चर ये बना है, ये जो प्रोटीन की चेन है वो अपने ऊपर फोल्ड होने लग जाती है। ये तो अभी अपने ऊपर नहीं फोल्ड हो रही है। जब प्रोटीन की चेन अपने ऊपर फोल्ड होने लग जाए, खोखली ऊन की गेंद जैसी, तो बनता है प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर कैसे बना? ऐसे देखो, ये हो गया प्राइमरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर तो सीधा साधा, इसके घूमने से बना क्या? प्रोटीन का बना सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये कौन से बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। ये कौन से बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड भी है। और ये प्रोटीन की चेन जो फोल्ड हो रही थी, ये अपने ऊपर फोल्ड होने लगती है। जैसे ऊन की गोला बनाते हो, बार बार उसी पर लिपट रहा है, उसी के ऊपर लिपट रहा है। तो जब पॉलीपेप्टाइड चेन अपने ऊपर फोल्ड होने लग जाए, तो प्रोटीन का बनता है टर्शरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड? दो सल्फर वाले बॉन्ड। तो प्रोटीन का जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, ये स्टेबलाइज्ड होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से। इसको बनाते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। हमने ऐसे बना दिया, गड़बड़ है, ये इसी के ऊपर फोल्ड दिखाना चाहिए। जब प्रोटीन चेन अपने ऊपर फोल्ड होने लग जाए, जैसे ऊन की बॉल, खोखली ऊन की बॉल, ऊन का गोला बनवाते थे घर पे मम्मी वगैरह, कहते गोला बना दो इसका। तो ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर, ये वुलन बॉल जैसा ही दिखता है, खोखली ऊन की गेंद जैसा ही दिखता है, हॉलो वुलन बॉल। ये प्रोटीन का टर्शरी। प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर में तीनों बॉन्ड होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है और डाइसल्फाइड। ये तीनों बॉन्ड पाए जाएंगे। लेकिन स्टेबलाइज हुआ है, ये तैयार हुआ है डाइसल्फाइड से। होते तीनों बॉन्ड हैं, लेकिन बनता किससे है? ये टर्शरी स्ट्रक्चर डाइसल्फाइड। टर्शरी स्ट्रक्चर के लिए दो तीन बातें इंपॉर्टेंट, दो बातें। बहुत सारी प्रोटीन जब तक के अपने टर्शरी स्ट्रक्चर को प्राप्त नहीं कर लेती हैं, वो फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव रहती हैं। तो किसी भी प्रोटीन को फिजियोलॉजिकली एक्टिव होना है, तो उसके टर्शरी स्ट्रक्चर को बनना जरूरी है। जैसे एंजाइम्स है, एंजाइम्स जब तब तक के इनएक्टिव रहते हैं जब तक के एंजाइम में प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर ना बन जाए। जैसे पेप्सिनोजन सुना होगा, पेप्सिनोजन इनएक्टिव है, अभी टर्शरी स्ट्रक्चर नहीं आया, लेकिन पेप्सिनोजन एक्टिव पेप्सिन में बदल गया, यानी टर्शरी स्ट्रक्चर बन गया। तो जैसे ही टर्शरी स्ट्रक्चर बनेगा, वो प्रोटीन एक्टिव हो जाती है। तो बहुत सारी प्रोटीन की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए टर्शरी स्ट्रक्चर का बनना जरूरी है। तो जब तक टर्शरी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, वो प्रोटीन इनएक्टिव रहेगी। जैसे एंजाइम्स, एंजाइम जब तक के अपने टर्शरी स्ट्रक्चर को प्राप्त नहीं कर लेते, वो फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव रहते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होता है। कैसा होता है? 3 डायमेंशनल। ये पॉलीपेप्टाइड चेन अपने ऊपर ही फोल्ड होने लगती है, 3D होती है। क्या होती है? 3D कर ले जाओगे। बाहर से कैसा दिखता है टर्शरी स्ट्रक्चर? हॉलो वुलन बॉल, खोखली उनकी गेंद जैसा। फिर आता है लास्ट क्वार्टरनरी। हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा प्रोटीन की चेन होती हैं और 2 बीटा प्रोटीन की चेन होती है। 2 अल्फा प्रोटीन की चेन है, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन चेन होती हैं, और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन चेन है। तो हीमोग्लोबिन में 4 प्रोटीन की चेन होती हैं। हीमोग्लोबिन स्वयं एक प्रोटीन है, यह भी एक प्रोटीन है। इसमें 2 अल्फा प्रोटीन चेन है और 2 बीटा, 2 अल्फा 2 बीटा। अल्फा प्रोटीन चेन में आ गया टर्शरी स्ट्रक्चर, अल्फा प्रोटीन चेन में आ गया टर्शरी स्ट्रक्चर, बीटा प्रोटीन चेन में भी आ गया टर्शरी स्ट्रक्चर। जब ये दोनों चेन आपस में मिल गई, 2 अलग अलग तरह की प्रोटीन मिल गई, तो बन गया क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर 2 अलग तरह की प्रोटीन के मिलने से बनता है। जैसे हीमोग्लोबिन में 2 कौन सी प्रोटीन्स है? अल्फा और बीटा। अल्फा में टर्शरी स्ट्रक्चर आ गया, बीटा में टर्शरी आ गया, दोनों चिपक गए, बन गया क्वार्टरनरी। तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर किसमें पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है और इस प्रोटीन के अंदर प्रोटीन का क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है।
क्वाटरनरी स्ट्रक्चर से तात्पर्य है दो अलग अलग तरह की प्रोटीन से बना हो। ऐसी प्रोटीन जिनमें दो तरह की प्रोटीन्स है, उनमें प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ध्यान रखना, दोनों प्रोटीन में टर्शरी स्ट्रक्चर जरूर होना चाहिए। जब अल्फा प्रोटीन में टर्शरी स्ट्रक्चर आ गया, बीटा प्रोटीन चेन में भी टर्शरी स्ट्रक्चर बन गया, दोनों आपस में चिपक गई, बन गया क्वाटरनरी। दो अलग अलग तरह की प्रोटीन के मिलने से बनता है प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये क्यूब या प्लेट जैसा दिखता है, क्यूब या जैसे लूडो का पासा, क्यूब, क्यूब या प्लेट जैसा दिखता है, क्यूब या प्लेट जैसा दिखता है। तो हम चारों एक बार फिर से बोले दे रहे हैं, पढ़ लेते हैं। प्रोटीन दुनिया की सारी हेट्रोपॉलीमर हैं। दुनिया में कोई भी प्रोटीन नहीं जो एक प्रकार के अमाइनो एसिड से बनी हो। तरह तरह के अमाइनो एसिड से बनती हैं प्रोटीन्स, हमेशा हेट्रोपॉलीमर होते हैं। प्रोटीन के अंदर चार तरह के स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। चार स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के अंदर। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर एक लाइन जैसा दिखता है, लीनियर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लीटेड शीट जैसा दिखता है। टर्शरी हॉलो वूलन बॉल, खोखली ऊन की गेंद जैसा दिखता है। और क्वाटरनरी क्यूब या प्लेट जैसा दिखता है। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर एक लाइन जैसा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से बनता है। लाइन से अमाइनो एसिड जुड़ जाते हैं, बन जाता है प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं? जब पहले वाले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप बाद वाले के NH2 ग्रुप से रिएक्ट करता है, तब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है डिहाइड्रेशन से, -H2O। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत स्टेबल होता है, यह हाई और लो टेम्परेचर से जल्दी खराब नहीं होता। यह अमाइनो एसिड की पोजिशनल इंफॉर्मेशन को बताता है, कौन सा अमाइनो एसिड नंबर 1 पर है, कौन सा 2 पर है, कौन सा 3 पर है। नेचर में प्रोटीन सीधी रह ही नहीं पाती, मुड़ जाती हैं। मुड़ने से बनता है प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है। प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बाहर से अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट जैसा दिखता है। प्रोटीन चेन जब अपने ऊपर फोल्ड होने लग जाए, वूलन बॉल की तरह, तो बनता है प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से बनता है, 3 डायमेंशनल होता है, हॉलो वूलन बॉल जैसा दिखता है। यह प्रोटीन की चेन अपने ऊपर फोल्ड होने से बनता है। प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। प्रोटीन तभी फिजियोलॉजिकली एक्टिव होती हैं जब अपने टर्शरी स्ट्रक्चर को ऑक्यूपाई प्राप्त कर लेती हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर दो अलग अलग तरह की प्रोटीन के मिलने से बनता है। जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर है? क्वाटरनरी है, क्योंकि इसमें दो तरह की प्रोटीन है, अल्फा और बीटा। दोनों प्रोटीन जब चिपक जाएंगी तो बन जाएगा प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये क्यूब या प्लेट जैसा दिखता है, क्यूब या प्लेट जैसा। एंटीबॉडी में बताओ कौन सा होगा? एंटीबॉडी में प्रोटीन का स्ट्रक्चर कौन सा होगा? क्वाटरनरी होगा। दो लाइट चेन्स हैं, दो हैवी चेन्स हैं। दो अलग तरह की प्रोटीन है लाइट वाली, दो अलग तरह की प्रोटीन है हैवी वाली। दो लाइट और दो हैवी। इस बार बढ़िया सवाल आया था, एन और सी भी पूछा था, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल को लेकर के सवाल था, वो देख लेना जा करके। वहां पे हमने नहीं बताया था, यहां बता दे रहा हूं। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जब हमने बताया तो एन और सी ध्यान रखना। एन का मतलब है फ्री NH2 ग्रुप, पहले वाले अमाइनो एसिड का होगा उधर जिधर एंटीजन बाइंडिंग साइट है, उधर एन टर्मिनल होता है, और नीचे होगा तुम्हारा सी टर्मिनल। ये देख लेना, ये आया था, यहां तक के सवाल थे, आसान नहीं था ये। खैर पढ़ लेते हैं। तो एंटीबॉडी में भी प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्यों होगा? क्योंकि दो लाइट चेन है, दो हैवी। इंसुलिन में कैसा होगा? इंसुलिन में भी अल्फा चेन होती है और एक बीटा चेन, अल्फा, और उसमें भी क्वाटरनरी होगा। उसमें भी क्या होगा? क्वाटरनरी होगा। दो तरह की प्रोटीन है, अल्फा और बीटा। इंसुलिन बताएंगे आगे, चिंता नहीं। चलो सेकेंडरी से पढ़ लेते हैं या प्राइमरी से पढ़ लें? बोलो। सेकेंडरी, प्राइमरी पढ़ चुके। अ प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एन एक्सटेंडेड रिजिड रॉड। प्रोटीन का धागा सीधी रॉड जैसा हमेशा नहीं रहता। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का धागा हमेशा सीधी रॉड जैसा नहीं रहता, मुड़ जाता है। द थ्रेड इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अल्फा हेलिक्स। ये धागा मुड़ करके या तो अल्फा हेलिक्स बनाता है
या बनाता है बीटा प्लीटेड शीट। तो ये प्रोटीन का धागा जो सीधा था ये मुड़ करके या तो अल्फा हेलिक्स बनाता है या बीटा प्लीटेड शीट। अल्फा हेलिक्स का मतलब जैसे घूमी हुई सीढ़ी होती है, रिवॉल्विंग स्टेयरकेस। अरे कुछ मकानों में घूमी हुई सीढ़ियां लगी होती हैं, पुराने लोहे की सीढ़ियां ऐसे घूमी घूमी लगी हैं। तो अल्फा हेलिक्स कुछ ऐसा दिखता है, रिवॉल्विंग स्टेयरकेस जैसा, घूमी हुई सीढ़ी जैसे स्प्रिंग है। और अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। इन प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड हेलिसेस आर ऑब्जर्व्ड। ये भी याद करना, प्रोटीन में ऐसे घूमती है हमेशा, राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं, लेफ्ट नहीं होता। प्रोटीन में कौन से हेलिक्स होते हैं? ऐसे घूम के बनाएगी, तो घूमी हुई सीढ़ी ऐसे घूमेगी। तो प्रोटीन में हमेशा राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं। कैसे? राइट हैंडेड हेलिक्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर किससे स्टेबलाइज होता है? प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन सवाल अगर बदल दे, प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड्स हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है, साथ में पेप्टाइड बॉन्ड भी है साथ में। ये ध्यान रखना, प्राइमरी स्ट्रक्चर तो है ही, टर्शरी स्ट्रक्चर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ। प्रोटीन की चेन अपने ऊपर फोल्ड होने लग जाती है। फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ का मतलब अपने ऊपर फोल्ड होने लगती है। द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक ए हॉलो वुलन बॉल, जैसे खोखली ऊन की गेंद। प्रोटीन की चेन जब अपने ऊपर फोल्ड होने लग जाए जैसे खोखली ऊन की गेंद की तरह, गिविंग राइज टू द टर्शरी स्ट्रक्चर, और बन जाएगा टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल व्यू देता है। ये प्रोटीन का कौन सा व्यू देता है? ये 3D होता है। टर्शरी स्ट्रक्चर इज नेसेसरी, ये आएगा। टर्शरी स्ट्रक्चर इज नेसेसरी फॉर द मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन। टर्शरी स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन बायोलॉजिकली एक्टिव तभी होगी जब वो अपने टर्शरी स्ट्रक्चर को प्राप्त कर लेगी। तो एंजाइम जब तक के अपने टर्शरी स्ट्रक्चर में नहीं आ जाते, एंजाइम तो प्रोटीन के बने हैं, एंजाइम जब तक के अपने टर्शरी स्ट्रक्चर को नहीं प्राप्त कर लेते तब तक के वो फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव रहते हैं। जैसे पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन में प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा लेकिन टर्शरी अभी नहीं है। ये पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदल गया, पेप्सिन में आ गया टर्शरी स्ट्रक्चर, एक्टिव हो गया। पेप्सिनोजन इनएक्टिव है, पेप्सिन एक्टिव है, ऐसे ही होता है। तो और टर्शरी स्ट्रक्चर इज नेसेसरी फॉर दी मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए प्रोटीन को कौन से स्ट्रक्चर को प्राप्त करना होगा? टर्शरी स्ट्रक्चर को प्राप्त करना होगा। टर्शरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड्स हो गए? पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। पेप्टाइड, हाइड्रोजन और ये तीनों होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स के अंदर और तरह के भी इंटरेक्शन होते हैं। एक बार सवाल आया, मैं बता रहा हूं। प्रोटीन में कई तरह के इंटरेक्शंस और भी होते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, पता नहीं कौन कौन से हैं। लेकिन प्रोटीन में ईस्टर बॉन्ड कभी नहीं होंगे। ईस्टर तो फैट में होते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ईस्टर बॉन्ड होते हैं। फैट जब बनता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से कौन से बॉन्ड होते हैं? फैटी एसिड्स आर एस्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल। तो उसमें पूछा गया था प्रोटीन के अंदर कौन से बॉन्ड नहीं होते हैं। तो तुम तमाम सारे देख रहे थे, और भी बॉन्ड होते हैं प्रोटीन में, हमारे एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। लेकिन ईस्टर बॉन्ड कभी नहीं होंगे। ईस्टर तो फैट के अंदर होते हैं, प्रोटीन के अंदर ईस्टर बॉन्ड कहां से आ जाएंगे? ईस्टर बॉन्ड फैट में होंगे और डीएनए में भी होते हैं, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। चलो, टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, कौन से बॉन्ड से स्टेबलाइज हुआ? टर्शरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के जरिए। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट। कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो एक से ज्यादा तरह के पॉलीपेप्टाइड या एक से ज्यादा तरह की प्रोटीन से मिलकर बनी है। जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, इसमें 2 अलग तरह की प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन स्वयं एक प्रोटीन है, ये 2 तरह की प्रोटीन से मिलकर के बनी है, अल्फा और बीटा। तो सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली, असेंबली का मतलब जोड़। कुछ प्रोटीन असेंबल होती मिल करके, कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो 2 तरह या 2 से ज्यादा तरह के प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। 2 तरह की पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन से मिल करके बनी है प्रोटीन, उसमें होगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर है? क्वाटरनरी। क्यों है? क्योंकि इसमें 2 तरह की प्रोटीन है, अल्फा और बीटा।
क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अपीयर्स लाइक क्यूब या प्लेट। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्यूब या प्लेट जैसा दिखता है। जैसे हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडी में कौन सा स्ट्रक्चर है? ये दोनों प्रोटीन है, दोनों में क्वाटरनरी। इंसुलिन भी लिख सकते हो। हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडी, इनमें प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। एडल्ट हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट। हमारे हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट्स होती हैं, 2 अल्फा प्रोटीन की यूनिट होती हैं, 2 बीटा प्रोटीन की यूनिट, तो टोटल 4 यूनिट है। अरे हमारे हीमोग्लोबिन में, एडल्ट हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा प्रोटीन की चेन है, 2 बीटा प्रोटीन की चेन है, टोटल 4 हो गई। ईच अल्फा सब यूनिट हैज 141 अमाइनो एसिड। हर अल्फा प्रोटीन चेन के अंदर टोटल अमाइनो एसिड कितने हैं? 141, और बीटा चेन में 146। दिया नहीं लेकिन पढ़ लेना मेरे कहने से। हर अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड और बीटा में 146। इधर बताओ ये प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर दिखा रहा है? ये बताओ क्या है? ये जो लाइन है ये प्राइमरी है। लाइन क्या है? ये हेलिक्स क्या है? और ये तो बड़ा है, प्रोटीन चेन अपने ऊपर ही फोल्ड हो गई। क्वाटरनरी कहां से आ जाएगा नाले? ये टर्सरी है क्या? ये क्वाटरनरी में 2 तरह की प्रोटीन होंगी। क्वाटरनरी तब बनेगा जब ऐसे होगा, क्वाटरनरी ऐसे बनेगा। एक और आ जाए इधर। अब ये प्रोटीन ये हो गई, ये प्रोटीन ये हो गई, ये बन गया क्वाटरनरी। जैसे इधर बनाया, ये प्रोटीन ये है, ये प्रोटीन ये है, ये क्वाटरनरी बन गया। तो कौन सा प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्यूब या प्लेट जैसा है? तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्यूब या प्लेट जैसा होता है। क्यूब और प्राइमरी स्ट्रक्चर लाइन जैसा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हेलिक्स या बीटा शीट जैसा, टर्शरी स्ट्रक्चर हॉलो वूलन बॉल जैसा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्यूब या प्लेट जैसा। प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर पेप्टाइड बॉन्ड, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और टर्शरी स्ट्रक्चर डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्वाटरनरी में और भी बॉन्ड्स होते हैं, तुम्हारे लेवल से ऊपर है। चलो, प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें पोजिशनल इंफॉर्मेशन देता। अच्छा, हम पूछ रहे सवाल, तुम बता दो बस। कौन सा प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रोटीन की पोजिशनल, अमाइनो एसिड की पोजिशनल इंफॉर्मेशन देता है? कौन सा अमाइनो एसिड नंबर 1 पे, कौन सा 2 पे, कौन सा 3 पर? प्राइमरी स्ट्रक्चर। कौन सा प्रोटीन का स्ट्रक्चर हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर से जल्दी खराब नहीं होता? प्राइमरी स्ट्रक्चर। कौन सा प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो पॉलीपेप्टाइड चेन के अपने ऊपर फोल्ड हो जाने से बनता है? अपने ऊपर फोल्ड हो जाने से। टर्शरी स्ट्रक्चर। कौन सा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जब तक कि वो प्रोटीन प्राप्त नहीं करती बायोलॉजिकली इनएक्टिव रहती है? टर्शरी स्ट्रक्चर है। कौन सा प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो अलग अलग तरह की प्रोटीन के मिलने से बनता है? अरे सब तो सीख गए ना लाइक।